वो सारी बातें होंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। तब तक अभी मेन चैनल पर है, तब तक सिविल इंजीनियरिंग वाले चैनल पर भी हो रहा है अभी स्टार्ट, तो तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों ये सेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपनी तैयारी में है, अपनी प्रैक्टिस क्लासेस में है या अपने रिवीजन में है, उनके लिए तो ये सर्वोत्तम क्लास है ही। लेकिन साथ में दोस्तों कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी अपना 50-50 कर चुके हैं, मतलब कि 50% सब्जेक्ट को कर चुके हैं, 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब 50% केवल सब्जेक्टिव कर चुके हैं, मतलब अपना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कर चुके हैं तैयार। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्त, अगर आप 30 से 40% भी थ्योरी पढ़ चुके हैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग का अच्छे से, तब भी ये जो सेशन है आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मेरा तरीका रहेगा हर एक क्वेश्चन का, जो हम पीवाईक्यू करेंगे, कहने का मतलब पीवाईक्यू इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है जो आपके रिसेंटली हुए हैं, है ना। रिसेंटली का मतलब है कि जैसे कि 2025 में कोई एग्जाम हुआ है, वो मैं अपना एनालिसिस में खुद कर लूंगा, आप टेंशन मत ले, टेंशन न लें इस बात का। डीडीए का हुआ है, इवन आपका एसएससी का हुआ है पिछले 2024 का, या और भी डीएसएसबी का हुआ है, या अपने एनएचपीसी जेई का हुआ है, जो भी एग्जाम अभी हुआ है रिसेंटली, जैसे एसजेबीएन का हुआ था, और भी तमाम एग्जाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के, तो उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे। एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम क्वेश्चन को करने लायक हो चुके हैं, एक तो मोटिवेशन ये मिलता है। दूसरा चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें समझ आती है कि हाँ, हम उस रिसेंटली इन्वायरमेंट से जुड़ जाते हैं। भाई हमें नहीं पता ना कि पंजाब में क्या आया था क्वेश्चन, पंजाब के स्टेट जेई में या एई में, उत्तराखंड के जेई में क्या आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूछ रहे हैं। जब हम अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, तो दोस्तों हमें उस इन्वायरमेंट से बहुत अच्छे से हम वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट से कि हाँ किस किस लेवल पर हमें तैयारी करनी है। केवल ऐसे ही बस लगे पड़े हैं, ये स्मार्ट स्टडी का पार्ट नहीं, लगे पड़े हैं, थ्योरी भी, क्वेश्चन भी जहां मर्जी आ रही है, कभी यूथ से कर लिया, कभी गुप्ता से कर लिया, कभी किसी से। लेकिन अगर आप जब तक एग्जाम के क्वेश्चन को नहीं टैकल कर रहे हैं, ना तो मोटिवेशन आता है और ना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम एग्जाम को करने लायक हो चुके हैं। इसमें लगे सर सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आज के सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और हम क्वेश्चन को सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो करें फिर स्टार्ट। चलिए, सिविल इंजीनियरिंग के वो क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में जो आए हुए हैं उनकी बातें हम लोग करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो हम लोगों ने नहीं भी पढ़े हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़े हमने ठीक है, चलो अभी तो इस सेशन में दोस्त हम केवल सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और जो नॉन टेक है उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस अलग सेशन में करेंगे। चलिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को आते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि लैंग्वेज एग्जाम की थोड़ा तरोड़ मरोड़ रखी होती है, तो वो लैंग्वेज हम सही करेंगे आपके लिए, है ना, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हम कहेंगे टेंसाइल टेस्टिंग। क्या बोलेंगे? टेंसाइल टेस्टिंग। दूसरा है आपके पास चार पे इंपैक्ट टेस्टिंग। एक्चुअली में क्या है, डक्टाइल का मतलब सिंपल से हम लोग क्या समझते थे, डक्टाइल मतलब किसी मटेरियल को अगर आप खींचते हैं तो वो थिन वायर में चेंज हो जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सडन फेल ना हो,
आप कह सकते हैं टू गिव द वार्निंग फॉर द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये डक्टाइल होता है। ब्रिटल क्या होता है दोस्त, जब आपका सडनली फेलियर हो गया। तो एक्चुअली में ये जो है ना, हम लोग थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक होता है, हम लोग केवल पढ़ लेते, केवल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक होता है ब्रिटल मटेरियल और एक होता है डक्टाइल मटेरियल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग इस इस टेस्ट को पढ़ते हैं, हालांकि 2 टेस्ट होते हैं, वो मैं भी आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो यही है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट डक्टाइल टू ब्रिटल है। सिंपल से इसका मीनिंग ये है, 4P इंपैक्ट टेस्ट का मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसा मटेरियल, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा मटेरियल कि हम जोर जोर से तो चिल्ला रहे थे कि डक्टाइल डक्टाइल डक्टाइल, लेकिन भाई साहब उसी डक्टाइल मटेरियल को कहीं पर ऐसे टेम्परेचर पर रख दें जो कि बहुत कम है, सॉरी बहुत कम है, ठंडे में, कोल्ड कंडीशन में, तो भाई साहब ये भी देखा गया है कि उसकी जो डक्टिलिटी है ना, वो तुरंत चेंज हो जाती है ब्रिटलनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूं बहुत तरीके से। क्या होता है कि वैसे तो हमको पता है कि डक्टाइल मतलब कि सडनली नहीं टूटेगा जो, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल का मतलब सो सडनली टूट जाएगा, ये भी हमको पता लग गया। लेकिन सवाल यह है कि सर ये टेम्परेचर शब्द जो दिया गया है ना, टेम्परेचर शब्द का मीनिंग ये है, साथ में ये डेफिनेशन भी पढ़नी बहुत जरूरी होती है। अपने सोम के नोट्स में जोड़ देना कि गुरुजी ने ये भी बात बताई थी कि एक्चुअली में डक्टाइल मटेरियल भी चुपके से चेंज हो सकता है ब्रिटल मटेरियल में। चुपके शब्द का मतलब है क्या, टेम्परेचर की वजह से। और ये बात तो हम पढ़ते हैं यार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, नहीं कि कोई भी मटेरियल है उसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, कोई भी मटेरियल है टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसमें एलोंगेशन होता है, ये बात तो जानते हैं ना। और कोई भी मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर घटा दिया जाए तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होता है। बात को समझते हैं। तो यहां पर भी यही बात है कि एक्चुअली में 4P इंपैक्ट टेस्ट में यही चीज डिफाइन करवाता है कि टेम्परेचर अगर घटता है तो वो डक्टाइल से ब्रिटल में हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर बोला है उसने, केवल ये बात नहीं कही है कि टेम्परेचर घटता है। चलो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं दोस्त, जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। यहां पर लिखा है 2 टेस्ट आर देयर फॉर द टफनेस टेस्ट। टफनेस शब्द का मीनिंग क्या है? टफनेस शब्द का मीनिंग है दोस्तों रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड। रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड का मतलब है कि कोई मटेरियल है, जैसे मैं समझाता भी अपने हमेशा अपनी क्लास में ऐसे ही समझाता हूं। एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, कंक्रीट का ऑब्जेक्ट है। स्टील को जब आप सडन लोड लगाएं, सडन का है, सडन का मतलब इंपैक्ट होता है तुरंत। जैसे कोई रोड आपने बना दी, मान लेते हैं कंक्रीट की, और एक आपने बना दी एक बना दी कंक्रीट की, और आपने एक बना दी सरकार, आपने कोई फ्लाईओवर बनाया, या आप ऐसा कह सकते हैं कोई स्टील का ब्रिज बनाया, ऊपर से एक बड़ा अमाउंट का एक पत्थर आया 20 किलोन्यूटन का, और इसमें भी आया 20 किलोन्यूटन का, तो भैया ये कंक्रीट तो तुरंत नहीं झेल पाएगा, ये टूट भी सकता है, लेकिन ये स्टील झेल पाएगा। तो इसको बोल सकते हैं आप रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड, उसी को कहा जाता है टफनेस। तो टफनेस को निकालने के लिए कहा गया है कि 2 तरह के टेस्ट हम लोग करते हैं। यहां पर एक नॉच बनाया जाता है, ये देखो ये नॉच कहलाता है। यहां पर आपके पास आइजोड, बस फर्क इतना है कि आइजोड टेस्ट और 4P टेस्ट, ये 2 तो याद रखना है नाम। आइजोड में वर्टिकली मेंबर को रखा जाता है विद द मेकिंग ऑफ नॉच, इसको नॉच बोला जाता है दोस्तों। ये चेक किया जाता है। फिर खैर आपको इतना लंबा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, 2 टेस्ट के नाम याद रखेंगे। एक नॉच बनाया जाता है और उसमें फिर वो ब्रिटल नेचर चेक किया जाता है। खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये बातें आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपके, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है 2 जगहों पर देखा है, इससे जुड़ा हुआ है। एक तो मैंने देखा है उत्तराखंड के एग्जाम में देखा हुआ है यूकेपीएससी जेई में, ठीक है ना। एक मैंने दूसरा देखा हुआ है एसएससी जेई में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एसएससी के जेई के क्वेश्चन चोर दिए जाते हैं, ये आरआरबी जेई के चोर दिए जाते हैं। चोर ना का मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चोर ना इन द सेंस ये ऊपर है सर, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर वो करेंगे ना, मेन पे चलने दो है, बाद में ना आप वो कर लेना उसकी कॉपी, हाँ रिकॉर्ड उसको डाल देना पक्का ना। चलो पहला सेशन करके, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसका। वो बताइए, जवाब करिए, जवाब करते रहो यार। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी आप लोग, सर आप इलाहाबाद चले गए हो हैं? चलो जी दोस्तों जवाब करो, ये मैंने पढ़ा रखा है यार। जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं तुम लोग तो फटाफट कर ही लो। दोस्तों होता क्या है, गेज लेंथ क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये ऐसा समझ लो आप कोई बार है, ये सर्कुलर बार है दोस्त, ये कोई सर्कुलर बार है, और इस सर्कुलर बार में मैंने कोई टेंसाइल टेस्टिंग कर रहा हूं, टेंसाइल लोड लगा रहा हूं। तो सबसे पहला यही होता है डिस्कस कि दोस्त वो
गेज लेंथ क्या होता है दोस्तों? गेज लेंथ का जो कहानी है ना, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में 3-4 जगह पर आता है। जैसे गेज लेंथ आप वहां पर भी सुनते हैं, कहां पर? स्टील में भी सुनते हैं, 1-2 जगह और भी हैं, लेकिन हम अभी आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो गेज लेंथ का मतलब है कितनी लेंथ है जितने पर आपने टेस्टिंग करी है। लेंथ ऑफ द मेंबर विच हैव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल बी डन। कितने मटेरियल पर आप जो है ना, कितने लेंथ पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग का मतलब जो टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, इसी को गेज लेंथ कहा जाता है। और हमारे पास कुछ रिकमेंडेशन भी है, जो निकालने का तरीका है वो ऐसा कुछ है, 5.65 अंडर रूट ऑफ ए। ए क्या होता है बालक? ए जो होता है यहाँ पर, ये एरिया होता है किसका, पता भी होगा आपको। कुछ लोगों को जानकारी भी है, कुछ को नहीं भी है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं, है ना। तो ए होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहां पर जो एरिया होगा, एक्चुअली में ये डायमीटर डी है, तो आप बोलेंगे सर 5.65 ऑफ π/4 ऑफ डी स्क्वायर। सर्कुलर मैंने मान के लिया है, तो π/4 ऑफ डी स्क्वायर। तो दोस्तों जब पाई का मान रखते हैं, उसका अंडर रूट करते हैं, तो ये लगभग जो गेज लेंथ आता है, तो गेज लेंथ आता है 5 समथिंग, फिर 5.00 समथिंग। तो ये आपका सीधे सीधे आप कहेंगे 5 टाइम्स ऑफ डी आता है। तो आप सीधे सीधा किसको याद कर देना है, आप एग्जाम के लिए याद कर देना है। कौन सी चीज याद करनी है? देखो, एक तो फॉर्मूला भी सीधे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। गेज लेंथ इज इक्वल टू 5.65 अंडर रूट ऑफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अपने नोट्स में जोड़ देना है। कप कोन फेलियर क्या होता है? ये देखा गया कि जब डक्टाइल मटेरियल ना जब फेल होता है, ये देखा गया है, इसमें जब टेंसाइल टेस्ट लगाते हैं, ये कोई मटेरियल है, मान लेते हैं कि बार है, इसमें जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल है और ब्रिटल मटेरियल में मैं खींच रहा हूं, टेंसाइल लोड लगाया जाता है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये आपने भी देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, ये कुछ ऐसा फेल होता है दोस्त। कैसा होता है मैं बता देता हूं, घबराओ मत आप। इधर देखो, ये कुछ ऐसा फेल होता है, और ये हमेशा ब्रिटल मटेरियल पर होता है क्या? वेरी गुड। तो ब्रिटल मटेरियल पर, और देखा गया है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 होता है, और 45 डिग्री पर जो शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। The shear stress at the 45 degree, this is the maximum. तो maximum shear stress occur at the 45 degree। तो ये कहा गया है ये shear के कारण होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, दो कंक्लूजन, कि जो डक्टाइल मटेरियल है, एक तो shear के कारण फेल होता है, और कितने एंगल पर होता है? जब टेंसाइल लोड लगाया जाए, तो ये 45 डिग्री पर है। दो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। वैसे डिटेल में अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास में आपको बताता हूं। जिन लोगों ने क्लास नहीं भी देखी है भाई, जिन लोगों ने क्लास नहीं भी देखी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास भी आपके लिए लगा दूंगा मैं। फिलहाल अभी आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। 2-4 दिन थोड़ा क्वेश्चन से हम फ्री वो हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं कि एग्जामों में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, एग्जामों में क्वेश्चन आ कह रहे हैं, ठीक है ना। आवाज सबको क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं है? चलो इसका जवाब करो। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर इन द अप्रोक्सीमेट केस ऑफ माइल्ड स्टील। देखो माइल्ड स्टील की एक इंपॉर्टेंट खासियत ये है दोस्तों, ये देखा गया है कि जब वो रिडक्शन, एक्चुअली में क्या होता है ना, माइल्ड स्टील पूरा एरिया नहीं होता रिडक्शन। ऐसा नहीं है कि नहीं पूरा का पूरा एरिया जो है 0 हो जाए तब टूटेगा वो, नहीं। जब इसको खींचोगे ना आप, माइल्ड स्टील को जब खींचते हो ना, तो ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली है ये बात भी, कि जब 50% का एरिया डिडक्ट होता है, कहने का मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप, यहां पर ये जो एरिया है ऐसा, ये जो एरिया जहां पर ये टूटेगा ना, ये तो ये लगभग 50% है। 50% का मतलब कि अगर ये डी है तो ये आपका D/2 जैसा ही आ जाएगा। अरे खींचेगा तो तार ना, कोई भी स्टील का वायर है, अगर वो खींचेगा तो जहां पर वो टूटने वाला होगा तो लगभग आधा जब डायमीटर हो जाएगा तो खटाक से टूटेगा। खटाक बोले तो कप कोन फेलियर, कप कोन फेलियर। तो 50% याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आप जानते भी, जैसे ये वाला हो गया, बोला गया है कि डक्टाइल मटेरियल है और उसमें आपका सब्जेक्टेड टू टॉर्जन है। सबसे पहली बात तो यार, दो बात मैंने हमेशा आपको क्लासेस में भी रटाता हूं और समझाता भी हूं। पहले तो कि जो डक्टाइल मटेरियल है हमेशा शियर के कारण फेलियर होता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने फिगर देखा भी पीछे। और जो ब्रिटल मटेरियल है वो आपके नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेलियर होता है। ये डिटेल में थोड़ा सा आपको क्लास में समझाता हूं मैं। खैर, व्हेन डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, दोस्तों ये मटेरियल है कोई ऐसा समझो आप, और इस पे ट्विस्टिंग लग रही है ना कि टेंसाइल लग रहा है। देखो ये मेंबर है, इस मेंबर में आप ऐसा लोड लगा रहे हैं तो ये टेंसाइल हो गया। लेकिन दोस्तों मेरा समझाने का तरीका ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर टेंसाइल लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है टॉर्जन। और टॉर्जन कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है, ऐसा टॉर्जन, ट्विस्टिंग। और ये सरल भाषा में ऐसा समझता है, जैसे मैं आपको समझा, जिनको लोगों को समझ नहीं आता है तो उनको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, जैसे कपड़ा निचोड़ते ना आप, ऐसा किस तरह से, तो कपड़ा निचोड़ने वाला, कहने का मतलब पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। और पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन का मतलब है दोस्त, ये तुम्हारे पूरा का पूरा 90 डिग्री पर क्या कर लेगा, ये 90 डिग्री पर पूरा का पूरा निचोड़ देगा, तोड़ देगा, कहने का मतलब है।
एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट। दोस्तों इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, कुछ अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के होंगे, फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे हम, तो अलग अलग हैं क्वेश्चन। चलो जी, जवाब करते रहेंगे। तो दोस्तों जब हम इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, ये तो ये आपके पास स्ट्रेस होता है और ये तुम्हारे पास स्ट्रेन होता है। वैसे तो हम कहेंगे कि सर इतना स्ट्रेस तो मैंने कह दिया इसको सिग्मा, तो एक्चुअली में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, इलास्टिक लिमिट तक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो हम कहेंगे कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। यही होता है क्या हुक्स लॉ? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जहां पर मुझे स्ट्रेन चाहिए तो इलास्टिसिटी का अपॉन में करके स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो स्ट्रेन है ये आपके पास स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी, तो ये वाला एरिया चाहिए मुझे दोस्त। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। कहने का मतलब सिंपल से शब्दों में एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहीं पर दोस्तों कभी कभी जैसे माइल्ड स्टील का कर्व आपको ध्यान होगा, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, और ये तो ये अप टू द फ्रैक्चर अगर पूछेगा ना, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर तक का जो एरिया होता है, फ्रैक्चर तक का जो एरिया होता है, ये एरिया कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस। इतना फर्क है। विद इन द इलास्टिक लिमिट पूछा, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और अप टू द फ्रैक्चर बोला, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो ये कहलाता है फिर क्या सर? ये क्या कहलाता है बालक? ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये बात आपको जानकारी में भी होगी, हटा दो। अब इन क्वेश्चनों में भी थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को, चलो जवाब करेंगे। ये देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप इधर की साइड से देखें, इधर की साइड से देखें, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले पी क्यू को उठाओ, फिगर दिख रहा ना आप सभी लोगों को बढ़िया से, तो पहले इस पी क्यू को उठाओ। तो पी क्यू से आप देख पा रहे हैं कि सर पी क्यू में सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, जिस पोर्शन से आप उठा रहे हैं वहीं से देखना है, इधर का आप भूल जाएंगे। तो इधर से देखेंगे आप, एक 63 का लोड है सरकार, 63 का लोड है, तो अभी उधर भूल जाओ आप क्या हो रहा है, पी पॉइंट पर देखो बस। अब यहां पर देखेंगे आप सर, जब 63 का लोड आ रहा है पी पर टेंसाइल का, तो इस 63 के फोर्स को न्यूट्रलाइज कराना है पहले। तो 63 को कैसे कराओगे? ऐसे ही कराओगे, ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइज उसी बेस पर होगा जैसे कि इधर देखो, इधर के लिए 63 ऐसा आ रहा था, तो यहां से 63 पहले बैलेंस कराना होता, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा आता है फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास क्यू आर के लिए। इधर देखो दोस्त, क्यू आर, ये तो क्यू है, आर है, लेकिन हम फिगर में नहीं जाएंगे अभी, आप फिगर को बाद में देखेंगे। पहले ये जो 63 का लोड है इसको भी तो न्यूट्रलाइज कराना है, नलीफाई कराना है। तो 63 ऐसे आया, देखो इधर 63 का नेचर ऐसा था, तो ये कैसा ही जाएगा इसको नलीफाई कराने के लिए कि जा भाई भाग जा यहां से। 63 आ रहा था ऐसा, यहां पर देखो ना इस पॉइंट पर, अब आपने ये काम करा। तो कहने का मतलब है ये वाला और ये वाला दोनों नलीफाई हो गए कि नहीं हो गए? मानते हो कि नहीं मानते हो? वेरी गुड। अब एक नया लोड आपके पास है यहां पर, एक नया, और नया लोड देखेंगे दोस्त क्यू पॉइंट पर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्यू पॉइंट पर एक और 35 का लोड है और उसका नेचर कुछ कंप्रेशन का है। वेरी गुड। तो आप उधर जो भूल जाओ, अभी उधर भूल जाओ, इनको बैलेंस कराओ सर। एक 63 को ऐसा बैलेंस होगा और एक सर यहां पर 35 का ऐसा बैलेंस होगा। क्या एक मजेदार बात आप जानते हैं कि हमेशा कंप्रेसिव लोड को हमेशा आप नेगेटिव में लेंगे, ये एक साइन कन्वेंशन भी है सुपरपोजिशन थ्योरम के, और टेंसाइल लोड को क्या लेंगे सरकार? हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये बात आप याद कर लेंगे, और अगर जब ये बात याद हो जाती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्या इसी फिगर को मैं ऐसा बना सकता हूं बालक? कैसे? 63 प्लस का है और 35 माइनस का है, तो 63 माइनस 35 कितना होता है दोस्त? तो हम बोलेंगे सर 8, और यहां से 5 में से 3 गया तो 28। और 28 किसका है? प्लस का। प्लस क्या दिखाता है? भार के लिए। तो इस फिगर को मैं, ये जो क्यू आर वाला फिगर है वो ऐसा बना सकता हूं बिना टेंशन के। तो आप बोलेंगे सर हमें चाहिए क्या है? क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द क्यू आर। तो हम बोल सकते हैं कि सर स्ट्रेस इन क्यू आर दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स आपको इस क्यू आर में 28 का दिख गया है, और 28 आपको न्यूटन में करना ही पड़ेगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया प्रिज्मेटिक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? एक ही दिया उसने और वो 700 का दिया है।
तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, तो हो गया कि नहीं हो गया, 7 चौको 28 हो गया, तो 40 हो गया सर का आंसर। लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे ये बढ़ाते हैं सर, अभी क्यू आर वाले पर एक लोड है ऐसा 28 का, तो इसको पहले आर एस वाले पॉइंट को लिखो, आंसर आ गया भाई, लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास 21 आना चाहिए आंसर, ठीक है। देखो इधर क्यू पर आपने देखा कि 28 का लोड ऐसा है, 28 का लोड ऐसा है, तो इसको बैलेंस कराने के लिए 28 को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसा ही जाना पड़ेगा। ये काम आपने करा दिया, इस 28 वाले लोड का मुंह बंद करा दिया, लेकिन एक और एडिशनल लोड है सर आर पॉइंट पर, देख रहे हो आप कितने का है, ऐसा एक नेचर जा रहा है, कैसे जा रहा है बोलो, कंप्रेशन नेचर का ही है उसमें, और वो कैसा है, कंप्रेशन नेचर का है, लेकिन कितना है सरकार, 49 का है। क्या ऐसा दिमाग लगा सकते हैं आप कि सर 28 का एक हो गया है ना, और एक आपका 49 का हो गया, दोनों के दोनों आपके पास माइनस के हो गए, है ना। इसको सॉल्व कराओ जरा, सॉल्व कराओ भाई, 49 का है एक, आर पॉइंट पर कितना आ रहा है, ओ ये बताओ जी, सिविल इंजीनियरिंग वाले चैनल पर हम लोग बाद में क्लास डाल देंगे, कर पा रहे हो, करो भाई। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डेटा गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो, आप अपने कॉन्सेप्ट पर नहीं हटेंगे। कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि सर 28 का ऐसा आया तो 28 का एक ऐसा जाना चाहिए, एक और उसने कहा है 49 ऐसा, तो माइनस और माइनस करके देखो इसको कितना हो रहा है, दोनों कंप्रेशन नेचर के हैं, कंप्रेशन नेचर के हैं, कितने होना चाहिए, चेक कर लेना इसको जल्दी से, जोड़ो जल्दी से। और वही लोड तुम्हारा क्या है, यहां से आना चाहिए, जितने का वो लोड है उसी का यहां आना चाहिए, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। हो सकता है इस फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, आंसर तुम्हारा फिलहाल आ ही गया है। आगे बढ़ते हैं सर, इन केस ऑफ द स्लाइडर द नंबर ऑफ द रिएक्शन विल बी, देखो स्लाइडर क्या होता है भाई, पहली बात तो स्लाइडर क्या होता है, स्लाइडर दोस्तों कुछ वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसा ये होता है बालक स्लाइडर, दिख रहा है ना आपको सभी को, तो ये होता है स्लाइडर। तो स्लाइडर के केस में एक्चुअली में दोस्तों रिएक्शन कितनी आती है, बोलो कितना आती है, कोई बात नहीं, अपने कॉन्सेप्ट पे घबराएंगे नहीं, सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। वो हो सकता है फिगर में गड़बड़ हो, वो बनाने वाले में गड़बड़ हो, क्या होता है कि हम लोग फिगर को बनाते हैं तो बन गया हो, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बढ़ाएंगे, जो मैंने आपको समझा रखा हमेशा से वही करना है। चलो इधर देखो, देखो स्लाइडर में क्या होता है बालक, स्लाइडर की एक बड़ी खूबी ये है कि इसमें एक तो आपके देखो वर्टिकल, देखो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, तो वर्टिकली प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं है इस बालक को, इस स्लाइडर वाले बालक को, तो हम बोलेंगे सर ये वर्टिकली तो जा सकता है तो प्रतिरोध नहीं है, लेकिन मूवमेंट की रिएक्शन आ सकती है इसमें, यहाँ के रोके गए, इस बीम को यहाँ के लिए रोके गए, दूसरा एक मूवमेंट के लिए भी रिएक्शन आती है। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्शन करता हूँ, कुछ लोड लगा देता हूँ, तो भाई साहब ये ऐसा रोटेट नहीं होगा जैसे रोलर की तरह या हिंज सपोर्ट की तरह, नहीं, ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रतिरोध देगा यहाँ पर। तो दो रिएक्शन आती है सर, नंबर ऑफ रिएक्शन 2 सर, कौन कौन सी सर, हम बोलेंगे दो रिएक्शन, एक तो हॉरिजॉन्टल RH बोल देता हूं, और एक तो सर मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा स्लाइडर के केस में हमेशा दो रिएक्शन आती है, आप जानते भी होंगे इस बात को। चलो जवाब करेंगे आगे। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। दोस्तों वैसे तो इसकी बहुत लंबी कहानी है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट कहलाने की, लेकिन इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट कहलाने की बहुत लंबी लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको बहुत सरल तरीके से ऐसे समझाता हूं कि ds इज इक्वल टू अननोन फोर्सेस माइनस नोन फोर्सेज, या रिएक्शन जो भी कहें आप, नोन रिएक्शन, ये होता है तरीका ना। अननोन का मतलब होता है जो हमको पता नहीं है, जैसे कि कैंटिलीवर का एग्जांपल देते हैं, तो कैंटिलीवर में कितनी रिएक्शन आती है दोस्त, हमारे पास अननोन यही है जो मैं समझा रहा हूं आपको। अननोन का मतलब जैसे कि एक रिएक्शन ये आएगी, एक सेकेंड, एक रिएक्शन ये वाली आ गई, जैसे RV हो गया इसका, एक RH होता है यहां पर, और एक मूवमेंट हो गया, तो इसमें रिएक्शन कितनी आ गई, 3 आ गई, इनको बोलते हैं आप अननोन।
ये आपकी हो गई अननोन। लेकिन नोन कौन सी होती है? जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। तो नोन रिएक्शन होती है सर, इनको बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होती है हमारे पास तीन। अब तीन बोलोगे कौन कौन सी होती हैं? तो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। आपको याद होगा कभी हम बीम को सॉल्व करते थे तो करते थे ना, हॉरिजॉन्टल निकालना था तो समीशन ऑफ एफ एक्स ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ आई ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आ जाता था, ऐसे ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यही कहानी है। तो ये हमारे पास नोन है, तो ऐसे ही हमको करना है। जैसे कैंटिलीवर बीम में देखो, कैंटिलीवर बीम में आपके पास ds इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो अननोन जो रिएक्शन है सपोर्ट में, वो अननोन उनको कह रहे हैं जो सपोर्ट में रिएक्शन है, और नोन वो वाली, तो 3 0। तो ds अगर 0 होता है ना दोस्तों, ये कहलाता है आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। क्या होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अगर ds 0 होता है तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो डिटर्मिनेट बीम हो गया। लेकिन ds नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसे कभी जीवन में ऐसा हो ना, नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं स्टैटिकली, सुनो ध्यान से, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। और वहां पर ds 0 नहीं दिखेगा फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड परिभाषा क्या होती है कि एक जगह हिंज होगा, एक जगह रोलर होता है। तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आती है बालक यहाँ पर, एक आती है वर्टिकल और एक आती है हॉरिजॉन्टल। एक यहाँ पर आती है रिएक्शन किसमें? रोलर में। तो आप कहेंगे अगेन ds इज इक्वल टू 3 ऑल रिएक्शन इन द बीम। तो 3 नॉन रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। तो सर ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी है डिटर्मिनेट, तो नॉट बोला है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओवरहैंग बीम क्या होता है? ओवरहैंग की परिभाषा है दोस्त कि एक हिंज होगा आपका, एक रोलर होगा, वो भले दोनों ही साइड ओवरहैंग हो या एक साइड ओवरहैंग हो। जैसे कि आपके पास एक साइड ओवरहैंग भी होगा, तब भी आपकी डेफिनेशन तो यही है कि एक हिंज सपोर्ट होना है, एक रोलर होना है। और एक हिंज और एक रोलर है, तो आप अगेन देख रहे हैं कि कितनी रिएक्शन हो गई? 3। तो ds इज इक्वल टू 0। लेकिन प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है दोस्त? तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं मेरी क्लास, वैसे यूट्यूब में भी है बहुत कुछ सिविल इंजीनियरिंग वाले चैनल में। लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो वो मैं बात डिस्कस करूंगा कुछ दिन बाद कैसे पढ़ेंगे। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम की बात करें तो बेटा एक जगह तो फिक्स्ड होता है और दूसरी जगह रोलर होता है, हिंज नहीं करना है यहाँ पर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन कितनी हो गई? तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 3 रिएक्शन होगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। रोलर में एक रिएक्शन, तो टोटल अननोन कितने हो गए? 3 और 1 4। डिग्री ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो नोन होती है 3, तो ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ds नॉट इक्वल टू 0, और व्हेन द ds नॉट इक्वल टू 0 दिस बीम इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो दोस्तों ये वाला जो बीम है ना, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ये आपके पास स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, इनडिटर्मिनेट बीम है, नॉट अ डिटर्मिनेट। तो यही आंसर भी होगा, वही पूछा भी गया था। खैर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड। ये ऐसा क्वेश्चन है कुछ जो आपको याद रखने होते हैं इससे। वैसे तो मैं इसको मोमेंट एरिया मेथड से प्रूव भी कराता हूं, लेकिन वैसे सीधे याद ही रखेंगे। क्या बोला गया है? डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड। दोस्तों यहां पर जब सेंट्रल पॉइंट लोड रखता है तो भाई साहब ये जो बीम जो है ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअली में ये जो स्लोप है ये थीटा ए होता है मैक्सिमम, और ये भी थीटा बी होता है। इस केस में एक्चुअली में थीटा ए बराबर होगा थीटा सिमेट्री की वजह से, और यही थीटा मैक्स होगा। तो और डेल क्या होता है दोस्त? यहाँ पर ये होता है डेल, यहाँ पर मैक्सिमम। तो डेल मैक्स होगा दोस्त, ये कितना होता है किसी को याद है? तो हम बोलेंगे WL का क्यूब अपॉन 48 EI। लेकिन जो स्लोप होता है ये होता है WL का स्क्वायर अपॉन 16 EI। तो दो चीजें याद कर लो। वैसे मैं अपनी क्लास में जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाता हूँ तो कम से कम 8 केस होते हैं। जो अभी रिसेंटली ऑफलाइन में कुछ बच्चे पढ़े हैं, तो भाई 8 केस तो एटलीस्ट मैं याद करने के लिए कहता हूं। तो यहां पर हो जाएगा ये वाला, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके, ये देखो जैसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। क्या आपको पता है कि ट्रायंगुलर सेक्शन का जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है? वैसे तो यार एक बात बताएं आपको, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन हो या सर्कुलर सेक्शन हो या ट्रायंगुलर सेक्शन हो, हमेशा सभी का जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है बालक वो ऐसा ही बनता है। और इसका नेचर क्या होता है बालक? ये शियर स्ट्रेस वाला चैप्टर है सोम का, तो पैराबोलिक बनता है। तो आंसर तो आपका पैराबोलिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में यूकेपीएससी ए में आया हुआ था, ये पूछा गया था कि इसके न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होता है। तो इसके न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ होती है, अगर आपको जानकारी होगी। अगर ये h है तो दोस्तों ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से कितनी दूरी पर होता है? तो आप कहेंगे h/3 पर। तो न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस की वैल्यू आप देख रहे होंगे अलग है, तो हम बोलेंगे सर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है? पहला सवाल ये। और इसके h/2 पर जो होगा ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, टाउ मैक्स। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, जानते होंगे शायद।
तो टाउ मैक्स तो होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस पर तो ये होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और टाउ एवरेज कुछ नहीं सर, टाउ एवरेज क्या होता है, वो शियर स्ट्रेस अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस है, तो हम कहेंगे शियर फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, अगर बेस इसको मानते हैं तो आपको ये भी नॉलेज रखना है ना, ये भी आपको नॉलेज रखना है बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामों में पूछा गया, किसी एग्जाम में था, एग्जैक्टली एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये सीधे ये सभी क्वेश्चन जो है ना बालक मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी अगले कुछ क्लासों में मैं आपको इसमें लिख के भी दे दूंगा, एक बॉक्स बना के दे दूंगा कि किस एग्जाम में आया है। वैसे क्वेश्चन मैंने सब उठाए रखे हैं एग्जामों के, ठीक है। फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लोकेशन फ्रॉम द बेस। भाई साहब बताओ, ट्रायंगुलर सेक्शन है और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जानते हो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि सर बेस के हिसाब से अगर आप चले नीचे से तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यही तो पूछ रहा है मेरे हिसाब से। तो तुम बता सकते हो क्या इतना जवाब तुम दे सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? यही तो पूछा है कि सर जो न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस है और जो आपका बेस जो आपके पास टाउ मैक्स है, इन दोनों के बीच की दूरी है। चलो देख लेते हैं कितना है। क्या मुझे बताया है कि ये वाला h/2 होता है? क्या हमको ये भी पता है कि सर ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल दूरी, तो ये भी सर कितना है सर h/2 है। तो आप ये वाली दूरी h/3 है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर h/2 में से अगर h/3 माइनस कर दें तो भाई साहब ये h/6 ही तो है जो कि पूछा गया। तो कभी कभी घुमा घुमा करके ना आपको पागल कर देता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अगर पहले से होगी मेरे साथी कैसे कैसे हैं, तो आप सेकंड नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? सेकंड भी नहीं लगाओगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऑल द सब्जेक्ट यूट्यूब पर सिखाएंगे ना सिविल के बेसिक से, या कोई पेड कोर्स है? बेटा अनुराग देख, अभी थोड़ा सा मैं अभी इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। अभी 1-2 दिन थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है एक्चुअली में, क्या पढ़ना है ना, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। इतनी हड़बड़ी मत करो, थोड़ा तसल्ली रखते हैं, है ना, जल्दीबाजी का काम है ना, समझते हो आप, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं करनी है, आप तसल्ली से समझेंगे। और आपको पता होगा, आप जो बालक मेरे से जुड़े हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं एसएससी में, एमईएस में, अलग अलग एग्जाम में, यूपीएससी पीएससी जेई में, तो उनको पता है एक्चुअली में हड़बड़ी से कुछ नहीं होता है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन हो चुका है भाई ना, h/6, इसको हटा दो। ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत दिक्कत करता है ये मेरे ख्याल से। हाँ, इसी सेम आधार पर क्वेश्चन दोस्तों ये आपका आया था अभी, इसमें ए में और जेई में आया था, ये दोनों जगह हमारे उत्तराखंड वाले में आया था। ये मतलब सेम डेटा तो नहीं है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन यही था। फिगर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा तो मैं अलग से बना देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसको ब्रैकेट लोड कहते हैं बालक। ब्रैकेट लोड बोलते हैं कि इसमें एक मेंबर ऐसा वर्टिकल जोड़ दिया, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल जोड़ दिया, और इसमें ऊपर से एक लोड लगा दिया। कैसे लोड? कुछ ऐसा लगाया है ना, लोड ऐसा लगाया। ये कितने का है? 30 किलो न्यूटन का है बालक। और यहां से ये वाली जो दूरी है, हालांकि ये तुम्हारी 3 मीटर की है, और ये वाली जो दूरी है वो 2 मीटर की है बालक। तो एक्चुअली में जब हम लोग डिटेल क्लास में जाते हैं तो इसको प्रूव करने के लिए सीधे सीधे हमें सबसे पहले समेशन ऑफ Fy लगाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं RA/RB करके वो करना होता है। फिर हमको समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A या B जो भी है उससे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत पिछड़ जाते हैं। एग्जाम में चलती है कुछ ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स आती वहीं से, आपके जो थ्योरेटिकल मेथड है उसी से आती है। मैं आपको बताऊंगा क्या है वो ट्रिक। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में 2 फिगर हैं, मतलब एक फिगर है लेकिन इसके अंदर 2 केस हैं, 2 केस हैं दोस्तों। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लगता है और किसी असेंट्रिक डिस्टेंस पर लगता है, जैसे कि ये ए है और इधर बी है, तो कितने लोग बालक जानते हैं? हालांकि जो विद्यार्थी मेरे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं भाई मेरे से, वो जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने उनको ट्रिक बता रखी है। लेकिन जो पुराने बच्चे भी हैं, तुम तो जवाब करो भाई। अगर ये W मैंने बताया था कभी जीवन में कि ऊपर से कोई W लगता है, तो ये वाली डिस्टेंस जानते थे? ये रिएक्शन क्या बताया था, तरीका क्या बताया था कि W इंटू उधर का डिस्टेंस अपॉन L ये वाला है, A+B है। और इधर वाला रिएक्शन क्या होता था कि सर W इंटू इधर का डिस्टेंस इंटू अपॉन L। एक दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस यहां पर ये लग रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपका मूवमेंट लगता है M, तो ये भी आपको थोड़ा देर, हालांकि जब आपकी बहुत ज्यादा अच्छी से प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये याद भी रखनी होती है भाई। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप RA/RB लगाने बैठ जाओ, ट्रिक होती है जो कि याद करनी होती है जब प्रैक्टिस होती है। जैसे ये मूवमेंट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में कहीं पर भी, एनीवेयर इन द बीम, कहीं पर भी अगर मूवमेंट लग रहा है M का, तो हमेशा ये रिएक्शन जो आती है दोस्त M/L आती है।
और ये रिएक्शन भी m/l आती है। रिएक्शन माइनस कौन होगी, प्लस कौन होगी, ये सवाल है दोस्तों। यहां पर एक्शन कैसे का हो रहा है, ये एक्शन ऐसा हो रहा है, ये m जो है एक्शन ऐसा हो रहा है, तो रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे होने के लिए दोस्तों इसको तो डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, फिर मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको डाउनवर्ड जाना पड़ेगा और इसको अपवर्ड जाना पड़ेगा। डाउनवर्ड वाले को आप क्या लेते हैं, नेगेटिव, और अपवर्ड वाले को आप पॉजिटिव। तो यही तो है कहानी। तो इसलिए एक्शन ऐसा, इसके लिए रिएक्शन ऐसा, और ऐसा रिएक्शन के लिए आपको इसको डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड। तो हमेशा के लिए ये याद रख लो। अब चलो, अब कहानी को शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या मैं इस बीम को, ये जो बीम आप देख रहे हैं ऐसे बना सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये जो ब्रैकेट लोड है ना दोस्तों, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे पॉइंट मैंने सी कह दिया, इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया, इस 30 किलोन्यूटन का डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा एक इस सी पॉइंट पर। कैसे सर, 30 आएगा ये डायरेक्ट, लेकिन एक साथ साथ एक मूवमेंट भी आएगा दोस्त। ये 0.6 मीटर का उसने क्या दे रखा, डिस्टेंस दे रखा, ये वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर का। तो हम बोल सकते हैं सर, इधर देखो, दिस फोर्स, दिस 30 किलोन्यूटन इनटू दिस डिस्टेंस, इधर देखो, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज, कितने का सर, बोलो जल्दी से सर, एक मूवमेंट क्रिएट करेगा ये 30 गुणा 0.6 का, तो 6 या 18, तो मतलब कहने का मतलब है 18 किलोन्यूटन मीटर का एक मूवमेंट भी है। 18 किलोन्यूटन मीटर का एक मूवमेंट भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आप बोलेंगे सर, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, देखना जरा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर अब टोटली ये आर ए जो हो जाएगा, आर ए को देखो, आर ए क्या हो जाएगा, दो का इफेक्ट अब यहां पर, एक तो पॉइंट लोड का, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, और दूसरा क्या है सर, एक मूवमेंट का है, और मूवमेंट आपका ये डाउनवर्ड होगा, ये भी आप जानते हैं, मूवमेंट के इफेक्ट से वो डाउनवर्ड जाएगा। तो बता देते हैं, इस वाले को देखो पहले इस वाले को देखो, तो डब्ल्यू क्या है 30, उधर वाली डिस्टेंस क्या है बी, बी कितना था 3 मीटर, बटे एल, एल कितने का है 3 और 2 5, तो ये तो हो गया डब्ल्यू के कारण रिएक्शन। दूसरा आपका रिएक्शन किसके, मूवमेंट के कारण, माइनस m/l, तो माइनस m/l बोले तो 18 बटे कितना 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करते हैं। अब आरबी बेहतर कहता हूं मैं, आरबी क्या हो जाएगा, देखो फिर से इस फिगर को देखो, W इंटू ए बोले तो 30 गुणा 2 बटे 5, प्लस का होगा भी, प्लस क्योंकि अपवर्ड, तो प्लस का अपवर्ड होगा अपॉन में, ये सॉरी प्लस m/l ऑब्वियसली प्लस में, तो 18 बटे 5। तो सॉल्व करके आप लिखेंगे इसको, जैसे पूछा कौन सा अभी ए पर पूछा है, तो 50 बटे 5 कितना हो गया, सॉल्व करो इसको जरा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो ना, ये कितना हो गया 3 3 9, 18 5 90, 90 माइनस 18/5। भाई साहब कितना सिंपल सा आ गया भाई, फालतू में घबराते हो। 72 आ गया क्या, तो 72/5 किलोन्यूटन आ गया आपका आंसर। तो कर भी रहे हो तुम लोग, जो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने एग्जामों में। व्हेन द एवरेज लाइफ ऑफ टिम्बर, फटाफट जवाब करो भाई, व्हेन द एवरेज लाइफ ऑफ टिम्बर इज 8 ईयर देन ड्यूरेबिलिटी। देखो दोस्तों, हर एक स्ट्रक्चर को या कोई भी मटेरियल को, हालांकि हम सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी को पहले अपना एनालिसिस में रखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है कितना ड्यूरेबल है कि नहीं। तो हम यही बात कहते हैं कि सर ड्यूरेबिलिटी टिम्बर की भी देखी जाती है। टिम्बर के इतने स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं यार अपने जीवन में, स्ट्रक्चर इसके अपने सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में बहुत सारे टिम्बर का यूज है, डोर्स है अपने पास, बहुत सारी हैं। तो एक्चुअली में इसके लिए टेबल आपको याद रखनी होती है दोस्त। देखो इधर, इस टेबल को हमेशा याद रख लेना, अपने नोट्स में जोड़ देना। टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को कैसा चेक किया जाता है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी टिम्बर इज क्लासिफाइड एज हाई ड्यूरेबिलिटी, दिख रहा है ना आपको सबको, ये दिख रहा है सबको, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, और तीसरा है लो ड्यूरेबिलिटी। तो आप कह सकते हैं सर हाई ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितना साल, ये मंथ में लिखा है, 120 महीने का मतलब 1 साल। तो हम कहेंगे कि सर 1 साल से ज्यादा या 1 साल भी हो तो हाई ड्यूरेबिलिटी का टिम्बर है, खूब झेल पाएगा। और ये 5 से 10 साल, ये 5 भी होगा, ऐसे लिखा जाता है इसको, 5 भी होगा 10 भी होगा, और अगर आपका 5 साल से नीचे है तो फिर लो ड्यूरेबिलिटी का टिम्बर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस ट्री। देखो एक होता है भाई एंडोजीनस ट्री और एक होता है एक्सोजीनस, एक होता है एंडोजीनस और एक होता है एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है जो कि, एंडोजीनस का मतलब होता है जो इनवर्ड ग्रोथ करता है, जिनके जो ग्रेन्स हैं कोशिकाएं उनको इनवर्ड ग्रोथ होता है, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है। तो एंडोजीनस में कौन कौन से पेड़ आते हैं, एंडोजीनस तुम लाइफ साइंस में भी पढ़ते हैं, जनरल साइंस में भी पढ़ते हैं आप लोग। तो एंडोजीनस में वो पेड़ आते हैं जिनकी लंबाई, जैसे कि आपका बांस हो गया, इनका इंजीनियरिंग में कम यूज है, इसका फोल्डिंग शटरिंग वगैरह के लिए यूज कर देते हैं।
है ना, बांस हो गया, बैम्बो जिसको कहते हैं आप, और कैन हो गया, ईख वगैरह, है ना, एक आपका पाम का पेड़, ताड़ का पेड़ जिसको कहते हैं, तो ये सब एंडोजिनस में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजिनस। देखो पाइन जो होता है हमारे पास, चीड़ वगैरह, मेहगनी हो गया, ओक हो गया, ये सब तुम्हारे किसके पेड़ हैं, ये एक्सोजिनस के हैं। जो नहीं है वो तो कैन है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो एंडोजिनस का था। चलो जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है सर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जामों में कि सर विच ट्री आर मोस्टली यूज फॉर द इंजीनियरिंग वर्क। दोस्तों क्या होता है, जैसे बैम्बो है, तो बैम्बो से आप दरवाजा तो बना नहीं सकते, हाँ बैम्बो का यूज आप शटरिंग के लिए कर सकते हो, किसी टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हो, जैसे पुताई वगैरह करनी है, प्लास्टर वगैरह करना है, तो आपका लिमिटेड यूज है, कहने का मतलब है। तो आप कह सकते हैं कि सर पेड़ कौन सा है, एंडोजिनस ट्री है जिनका लिमिटेड यूज है सर। ओ सॉरी, लिमिटेड यूज नहीं है, यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिटेड यूज नहीं है, यहां पर क्या पूछा गया है, मोस्टली यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, तो इंजीनियरिंग वर्क के लिए एक्सोजिनस, ठीक है। ओ ठीक है, सही कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने लिख भी दिया दोस्त, जब पेड़ की बात करते हैं ना, जैसे ही पेड़ की बात होती है तो एक आता है एक्सोजिनस, एक एंडोजिनस। एक्सोजिनस में आपके पास एक कॉनिफरस आता है जिसको सॉफ्टवुड भी कहते हैं। इनमें निडिल क्या होती है, निडिल बहुत पतली होती है, कोन शेप निडिल कहते हैं। और जब हम डेसिडस की बात करते हैं तो हार्डवुड भी कहते हैं। इनका ब्रॉड लीव होती है, जो पत्ते होते हैं उनकी पहचान होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये देखेंगे आप, एंडोजिनियस में मैंने लिखा भी है, ग्रो इनवर्ड करते हो, लिमिटेड यूज है एंडोजिनियस में। इसका बैम्बो, कैन, पाम, ये इसके एग्जाम्पल है। ये देख रहे हो आप, ये तुम्हारा जो ये इसका दीवार है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो ये बहुत बड़ा जंगल है इसका दीवार का, ये आपके पास चीड़ का बहुत बड़ा जंगल है। तो चीड़ इज द एग्जाम्पल ऑफ, पाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजिनस ट्री। कोन शेप या निडिल कोन शेप आपका उसको आती है पत्तियां, लीव्स, तो वो आपका कोनिफरस का एग्जाम्पल है वैसे एक्सोजिनस में। एक्सोजिनस आपने कहा है कि सर यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात एक्सोजिनस में ये होती है कि इसमें एक एनुअल रिंग देखने को मिलता है, हर एक साल में एक रिंग बनती है, एनुअल रिंग कहते हैं उनको, यहां पर आप कहेंगे। चलो जैसे ये पत्ता आप देख रहे हैं, तो ये आप किस में देखते हैं, क्या हो रहा है, सही है। चलो तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये वाला जो पत्ता है ये आपके पास कौन सा है, ब्रॉड लीफ, तो ऑब्वियसली ये कौन रहा होगा, ये आपके पास डेसिडस रहा होगा। और ये क्या रहा होगा, कोन शेप है, तो ये आपका क्या रहा होगा, कोनिफरस रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं सर, मेडुला इज आल्सो नोन एज। मेडुला क्या होता है दोस्त, आपको एक फिगर बना के दिखा देते हैं। ये कोई पेड़ रहा होगा, किसी पेड़ का लॉग को काटा गया है, बीचों बीच ऐसा काटा गया है, क्रॉस सेक्शन काटा गया है। तो आप देख रहे हैं सर ये वाला जो हिस्सा है ना, सबसे पहले ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहां से बता देता हूं, ये वाला हिस्सा, ये काला काला, तो ये वाला हिस्से को मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, मेडुला। लेकिन मेडुला के साथ साथ इसका सबसे प्रचलित नाम जो है वो है पिथ, PITH। और उसके बाद इसी के सराउंडिंग में जो एरिया होता है, ये जो रिंग होती है हर साल जो बनती है, उसको बोलता है हार्टवुड। दिल के पास, दिल मान लो आप पिथ को, तो हार्टवुड, ओके। उसके बाद जो बाहर होंगी वो रिंग, उनको सैपवुड कहा जाता है, बाहर वाली सैपवुड, ये लिखा हुआ है मैंने साफ देखो। पहले पिथ हो गया, इधर देखो जरा, ये याद रखनी है भाई, एग्जाम के क्वेश्चन है। पिथ हो गया पहले, मेडुला जिसको कह रहे हैं, फिर इसके नजदीक जो होंगे हार्टवुड, बाहर की तरफ सैपवुड, और फिर तुम्हारे पास एक लेयर बनती है जिसमें सैप होता है, यहाँ पर कैम्बियम लेयर होती है। यहाँ पर ये किसके बीच होगी, हम कहेंगे सर सैपवुड और इनर बार्क, जो छाल होती है इनर बार्क के बीच का जो लेयर होती है कैम्बियम लेयर। फिर आपकी इनर बार्क होगी, लिखा हुआ मैंने देखो इनर बार्क, फिर आपकी क्या होगी, आउटर बार्क होगी। और ऐसे जो फटके आ रही है ना, ऐसे ऐसे करके, ये जो फटके आ रही है ना इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो लेयर है, इनको मेडुलरी रे कहा जाता है। क्या, मेडुलरी रेज कहा जाता है बालक। चलिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ शेक, शेक भी एक तरह का डिफेक्ट है दोस्त, शेप भी आपका एक तरह का, सॉरी शेक जो लिखा हुआ ना एक तरह का डिफेक्ट है, मतलब कि कैसे कैसे टूट रहा है। तो 5 तरह के शेक देखे गए हैं, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा दोस्तों। क्या होता है कि ये भी डिफेक्ट एक तरह से है ना। तो क्या होता है कि कुछ कुछ स्प्लिट जब आ जाते हैं किसी रिंग में, एनुअल रिंग कहते हैं, छोटे छोटे कप टाइप के, तो उसको नाम बोला जाता है कप शेक। जब आपके पास ये जो रिंग है पूरे में भर जाती है, ये रिंग पूरे में भर जाती है, जैसे पूरे रिंग में भर जाती है जो, तो इसको बोलते हैं सर रिंग शेक। ऐसे ही सर हार्ट शेक क्या होता है, हार्ट शेक का मतलब है कि जब आपके पित्त से शुरू हो फटना बाहर की तरफ ऐसा, लेकिन स्टार्ट शेक इसका उल्टा, बाहर से फटना स्टार्ट हो रहा है, देखो आउटर बार्क से फटना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और अब जब रेडियल शेक की बात करते हैं तो ये कुछ कुछ मिलता जुलता इसी से भाई, कोई नया चीज नहीं है, हार्ट शेक से ही, लेकिन ये डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में फटेगा। देखो यहां देखो,
कहीं पर भी ऐसा ऐसा करके ऐसा जा रहा है, ये इस तरह से, ये कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, इस तरह से है ना, तो ये आपके पास रेडियल शेक है। तो 5 तरह के शेक आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। एक प्रोसेस आता है दोस्त जिससे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं फायर के लिए। एक मेथड आता है, प्रोसेस आती है, जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे शायद मैंने सिविल इंजीनियरिंग जो हमारा जो चैनल है उसमें अभी तो पढ़ाया नहीं शायद बीएमसी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको उसमें भी बीएमसी को भी डिस्कस करूंगा। बीएमसी में जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और वो वाला पार्ट है, दोनों को डिस्कस किया जाएगा, घबराओ मत आप, ठीक है। चलो जी, सरेबल प्रोसेस में बी यूज्ड इन द, सरेबल प्रोसेस क्या होता है दोस्त, क्या करता है, तो ये फायर रेजिस्टेंट बढ़ाता है दोस्त। हम कुछ कोटिंग करते हैं ना टिम्बर की, कोई घबराओ मत आप, कुछ मटेरियल क्या, कुछ केमिकल का कोटिंग करते हैं, उससे फायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब जल्दी नहीं लगेगी आग, आग जल्दी नहीं लगेगी। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी बहुत जगह पूछा गया है दोस्तों। ये बात तो आप जानते हैं यार, किसी भी कंक्रीट की अगर मैं बात करूं, कंक्रीट तो तीनों चीजों से मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने M15 ग्रेड बोल दिया, अलग अलग ग्रेड होते हैं ना, M20, M15, M10। मैंने हमेशा से कहा है कि जीवन में आप कुछ करो ना करो, कम से कम ये 4-5 ग्रेड तो याद कर ही दो भाई, M20 और M25 एटलीस्ट, कम से कम इतने करो। वैसे तो थोड़ा आप इसमें भी जा सकते हो, थोड़ा सा इसमें भी जा सकते हो, तो इसको याद करेंगे 15 का 10, इसको याद करेंगे 148, इसको याद करेंगे 136, 12 का 4 है ना, और फिर से 1.3 और 1 और 2। ये क्या चीज है, रेशियो क्या है, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कभी ना कभी आने का चांसेस रहता है। तो ये एक्चुअली में ये कहानी जो होती है दोस्त, पहला तो रेशियो होता है सीमेंट का, और दूसरा होता है सर फाइन एग्रीगेट का, और फिर होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब बजरी, और कोर्स एग्रीगेट मतलब रूडी, जो क्रस्ट स्टोन होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंक्रीट में इन दो चीजों का। अगर मैं कहूं कि सर ये तो हो गया सीमेंट, सीमेंट के बिना तो कुछ नहीं है, हालांकि सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट नहीं होगा तो कितना ही एग्रीगेट बिछा दो आप, कोई फायदा नहीं है। तो सीमेंट तो अपना एक हो गया बाइंडिंग मटेरियल, जो बाइंड करने का काम होगा, एक बंधक पदार्थ है। तो अगर आप एग्रीगेट की बात करें बालकों, तो एग्रीगेट में दो चीजें हो रही है, एक तो हो रहा है फाइन एग्रीगेट और एक हो रहा है कोर्स एग्रीगेट। तो ये देखा गया, बड़े मजेदार बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको कहूं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत करते हैं, कुछ लोगों ने गलत कर भी दिया है। तो ये देखा गया भाई कि एग्रीगेट दोनों को मिलाकर बात हो रही है, यहां पर एग्रीगेट बोला है ना, तो यहां पर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मतलब बजरी और रूडी, दोनों को जो प्रपोर्शन है ना टोटल 100% में लगभग ये देखा गया है 70 से 80% है। क्या मुझे ऐसा कह सकते हैं आप कि जब 70 से 80%, देखो यार केवल 20 से 30% ही तो रोल रह गया इसका सीमेंट का, जब 70 से 80% केवल एग्रीगेट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या सबसे बड़ा जो भाग रख रहा है वो यही रख रहा है एग्रीगेट क्या। इसीलिए कहा जाता है कि कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है, सुनो जरा क्वेश्चन है एग्जाम का, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे कि सर वो एग्रीगेट है, हम बोलेंगे सर वो एग्रीगेट है, और एग्रीगेट की वजह से ही ड्यूरेबिलिटी आती है। मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, ड्यूरेबिलिटी का मतलब एक टिकाऊपन, एक भार ऑब्वियसली आएगा। तो हम कहेंगे कि सर 70 से 80% बालक, जिन लोगों ने भी गलत किया वो सही कर दो इसको, आज के बाद इसको अपने क्वेश्चन में, अपनी नोट्स में इसको जोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। दूसरा आता है दोस्त, विच बैचिंग इज जनरली रिकमेंडेड फॉर स्मॉल जॉब। स्मॉल जॉब का मतलब यहां पर है स्मॉल वर्क, घबराएंगे नहीं, स्मॉल जॉब सेंस का मतलब है स्मॉल वर्क, किसी छोटे मोटे काम के लिए कौन सी बैचिंग करते हैं। पहला तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन लोगों ने अभी बीएमसी पढ़ा नहीं है, तो बैचिंग शब्द का मीनिंग अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूं तो बैचिंग शब्द का मतलब होता है दोस्त क्या, बैचिंग शब्द का मीनिंग ही होता है मेजरमेंट। क्या सर, मेजरमेंट। और अभी जस्ट पहले ही मैंने आपसे कहा है कि कोई भी एग्रीगेट अगर आप देखें, ये सॉरी कोई भी कंक्रीट देखें अगर आप, तो इस कंक्रीट में आपको पहले प्रोपोर्शन लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने M20 यूज किया, तो आपको 1 बैग सीमेंट का लेना पड़ेगा, 1.5 बैग आपको लेना पड़ेगा फाइन एग्रीगेट, और 3 बैग लेने पड़ेंगे कोर्स एग्रीगेट। तो भाई साहब ये मेजरमेंट चलेगा ना। अब मेजरमेंट हो सकता है कि आप बैग के हिसाब से ले, या हो सकता है कि आप वॉल्यूम के हिसाब से ले। वॉल्यूम मतलब जैसे आपने कह लिया कि भैया 1 मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वेट के हिसाब से भी लेते हैं। क्या कहोगे कि सर 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो आप दो तरह के बैचिंग लगाते हैं दोस्त, कौन कौन से सर, एक वॉल्यूम बैचिंग और एक कौन सा वी का लो वॉल्यूम बैचिंग, और एक वेट बैचिंग, एक वेट में मेजरमेंट और एक वॉल्यूम में मेजरमेंट। लेकिन भाई साहब जानते हो
कि जब आप वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं या वॉल्यूम बैचिंग करते हैं तो सैंड क्या होता है, जब पानी को एक्यूपाई करता है, जब हम कंक्रीट में यूज करते हैं तो ये कुछ वॉल्यूम को एक्यूपाई कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। ये कहा गया कि 4 से 6% लगभग वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसको बोलता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वॉल्यूम बैचिंग कितना आता है सैंड में, सॉरी जो बल्किंग कहते हैं उसको, एक्चुअली में उस टर्म्स को, जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है सैंड का, क्योंकि रेत के अंदर वॉइड्स होते हैं और एयर होती है उनमें, तो एयर फूलना शुरू कर देती है, एक्चुअली में ये होता है कारण। तो एक्चुअली में वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखता है लगभग 4 से 6%, उसको, उस टर्म्स को हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। तो इसलिए इसमें एरर आ जाता है दोस्त, वॉल्यूम बैचिंग में एरर आ जाता है जब आप किसी बड़े स्तर पर करते हैं, जब आप किसी बड़े स्तर में करते हैं। लेकिन यहां पर स्मॉल स्तर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल स्तर पर आप दोनों ही कर सकते हैं। स्मॉल स्तर पर आप वेट बैचिंग भी कर सकते हैं, वॉल्यूम बैचिंग भी करते हैं। तो जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, फिर जल्दीबाजी में क्या करेंगे, स्मॉल स्तर को लेकर आप वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो वॉल्यूम बैचिंग करते हैं स्मॉल जॉब के लिए। लेकिन कभी लार्ज जॉब पूछा जाए, लार्ज जॉब मतलब बड़े स्केल, ऐसे भी आ सकता है, लार्ज स्केल के लिए अगर आपको कभी यूज करना है तो लार्ज स्केल के लिए दोस्तों हमेशा होगा तो ये वेट बैचिंग होगा, वेट बैचिंग होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि यहां पर भी आप गलत करोगे। 4 से 6%, हाँ वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं बालकों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो चलो। एज पर द IS 456 कॉन्क्रीट मेंबर सेल बी केप्ट अंडर क्योरिंग फॉर। अब यहां पर मुझे पता है कि गलती होने के चांसेस हैं, बहुत लोग गलती करेंगे यहां पर और सब लोगों का जवाब ये होगा, लेकिन आपको बता दें दोस्त आंसर ये है ही नहीं, यही तो है। एग्जाम में इतने इजी थोड़ी आता है क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है कि भाई 7 पीरियड कहता है। IS 456 क्या कहता है, IS 456 2000 ये कहता है कि मिनिमम क्योरिंग पीरियड, तराई का जो समय होना चाहिए 7 दिन तो करना ही है किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को। लेकिन भाई साहब यहां पर आपने ये शब्द नहीं पढ़ा, एज पर द IS 456 कंक्रीट मेंबर सेल बी केप्ट अंडर द क्योरिंग फॉर 7 डेज होता अगर ये इसके आगे कुछ ना लिखता, लेकिन इस शब्द ने इसके आगे इसने लिख दिया वेयर मिनरल एडमिक्सर एंड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग शब्द का मीनिंग है दोस्त, ब्लेंडिंग शब्द का मीनिंग होता है कि कुछ आपने मिक्स किया है, कहने का मतलब ये OPC नहीं रहा। ब्लेंडिंग हो सकता है कि आपका PPC हो सकता है PPC हो जाए, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ब्लेंडिंग शब्द का मतलब कुछ मिक्स करना। OPC होता है, OPC तो होता है जेन्युइन सीमेंट, उसमें कुछ चीजें आप घटाते बढ़ाते ना, तो फिर वो आपका ब्लेंडिंग कहलाता है। तो इसमें आपका कोड ने कहा है 456 ने कि आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, तो यहां पर 10 होगा दोस्त आंसर। ओके ध्यान रखना है, IS कोड 456 की बात है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द करेक्ट स्टेज फॉलोज इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट। दोस्तों कॉन्क्रीट को फिनिशिंग करते हैं ना, एक सरफेस आप बनाते हैं, एक प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, एक क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉरी एक जो सरफेस है, सरफेस को आप क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं, स्मूथ करते हैं सरफेस को। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो काम चलता है वो चलता है स्क्रीडिंग। पहला चलता है स्क्रीडिंग, दूसरा चलता है आपका फिर फ्लोटिंग, और तीसरा चलता है आपका ट्रॉबलिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। स्क्रीडिंग क्या होता है, एक मोटा मोटा लोहे लकड़ी का ही होता है ये, ऐसा कुछ इस तरह से, है ना। नहीं लोहे का नहीं, लकड़ी का नहीं, ये बाद में आता है। स्क्रीडिंग क्या होता है कि जो आपने कंक्रीट को बिछाया पहले किसी सरफेस में, तो इसको मोटा मोटा करके उसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठोका पीटी करके। स्क्रीडिंग हो गया। फ्लोटिंग क्या होता है, यहां पर वुडन फ्लोट यूज होता है, लकड़ी का फ्लोट कहते हैं उसको, वुडन फ्लोट यूज होता है यहाँ पर। वुडन फ्लोट कैसा होता है कि ये तुम्हारे पास पकड़ा एक हैंड होता है और ये लकड़ी का होता है, ये पूरा उसको दबाते रहेंगे, फिर ऐसा करके ऐसे फटाफट करके उसका जो कॉम्पैक्शन करते रहेंगे हाथ से अपना तरीके से, लकड़ी का होता है काफी थोड़ा सा। अब दूसरा बात है ट्रॉबलिंग, इसको करनी से किया जाता है, इसको बोलते हैं इडन स्टील फ्लोट से करते हैं, इसको स्टील फ्लोट से करते हैं। इसको स्टील फ्लोट तुमने देखा भी होगा, करनी नहीं कहते इसको, ऐसा होता है वो कुछ इस तरह से, तो उससे आप स्मूथ देने की कोशिश करते हो फिर सरफेस, है ना, ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसे कुछ तरह से। तो स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रॉबलिंग। चले नेक्स्ट करते हैं। इम्पैक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन द सॉइल प्रॉपर्टी। चलो इसका जवाब करो बालक, जवाब करेंगे, फटाफट जवाब करते रहो आप लोग, जो लोग जानते हैं
नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। लो मैं हट गया। क्लासेस अभी ऐसा है, काफी समय से हमने यहाँ पर शुरू किया है, तो धीरे धीरे जो है आपका जितने भी मेरी प्लानिंग है क्लास के रिगार्डिंग, वो थ्योरी की बात करूं मैं या बात करें अपने इसके किसके ऑब्जेक्टिव क्लास के, तो सारी बातें करते रहेंगे ना, घबराओ मत आप, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, टेंशन ना लें। थोड़ा बस 2-3 दिन थोड़ा सा वो करें, मेरे पर छोड़ दे बस। जवाब करो, पढ़ो ना पहले ध्यान से, चारों के सारे ऑप्शन पढ़ने पड़े, एग्जाम का ये भी क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आया हुआ ये भी। इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। ओके, चलो पहले तो ये देखो, एज द ड्राई डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू द कॉम्पैक्शन द अमाउंट ऑफ वॉइड्स गोज रिड्यूसिंग एंड हेंस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है यार, बात तो गलत थोड़ी है। जब किसी सॉइल पर आप लोड लगाते हैं तो लोड लगने से वॉइड्स क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो कॉम्पैक्शन अब असली हो गया, तो ये तो सही है। वॉइड्स जब दब जाएंगे तो परमेबिलिटी कम होगी या ज्यादा, पानी परमिट ज्यादा करेगा या कम, कम करेगा पानी परमिट। जब आपकी कॉम्पैक्ट होती है सॉइल तो वॉइड्स दब जाते हैं, बचते नहीं है, तो पानी परमिट नहीं कर पाएगा, तो परमिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फॉर द सेम डेंसिटी फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ द ऑप्टिमम और मोर परमेबल देन द कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ द, ये भी बात सही है। एक्चुअली में इसको डिटेल में हम सॉइल में पढ़ते हैं, ये वाली होती है एक, ये वाली होती है हमारी ड्राई साइड और ये होती है वेट साइड, तो यही तो कह रहा हूं। फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ ऑप्टिमम आर मोर परमेबल, ये वाला ये ज्यादा परमेबल होता है इसके कंपेयर में, तो ये भी सही बात है भाई। As the compactive effort is increased, the permeability of soil decrease because of the increased dry density। बिल्कुल सही बात है, जहां पर compactive effort मतलब एनर्जी बढ़ाते हैं तो permeability of soil क्या होगी, डिक्रीज होगी, नहीं होगी क्या। जितना ज्यादा आप compactive effort, बहुत हायर एनर्जी का जो है ना रोलर लाओ आप, तो जितने ज्यादा हायर एनर्जी का रोलर लाओगे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ परमेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, पानी जल्दी से रिस नहीं पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन तो भैया सही वाले बता दिए मैंने, अब गलत वाला ऑब्वियसली वैसे तो आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल पोर साइज, रेदर इट डिपेंड ऑन द वॉइड्स रेशियो। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज इंडिपेंडेंट बोल दिया इसने, अरे इंडिपेंडेंट कैसे होगा पगले, ये तो डिपेंडेंट होगा ना, क्या क्यों नहीं होगा। परमेबिलिटी क्या सीधे वॉइड्स पे डिपेंड नहीं करता है, जितना बड़ा वॉइड्स, देखो एग्जांपल देखो, एक मैं कहता हूं ग्रेवल, एक मैं कहता हूं ग्रेवल और एक कहता हूं सर यहां पर क्ले। ग्रेवल मोटी सॉइल होती है तो उसके वॉइड्स भी बड़े होते हैं, और वॉइड्स जब बड़े होते हैं तो पानी इजीली रिस जाएगा, पानी का परमेबिलिटी ज्यादा है, और क्ले में वॉइड्स छोटे, परमेबिलिटी कम, तो कहीं ना कहीं पर डिपेंडेंट है। तो ये यहीं पर गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा गया था दोस्त, ए ऑप्शन होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following survey uses the observation of, देखो यहां पर ये शब्द है, ये ऐसा लिखा हुआ है इसने, हेबनली, पूरा यहां पर नहीं आ रखा है, यहां पढ़ लो तुम, हेबनली ऐसे HEAVENLY, हेबनली बॉडीज बोला जाता है इसको। हेबनली बॉडीज में क्या क्या आ जाते हैं सर, सन आ जाता है, मून, स्टार वगैरह। तो ये इनकी सर्वेइंग जो आप करते हैं, इनकी लोकेशन के लिए जो सर्वेइंग करते हैं उसको किस में डालते हैं आप बोलो, किस में डालेंगे तुम बताओ। जल्दी बताओ। तो हम कहेंगे बालक कि ये वाली जो सर्वे आती है सर, ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होती है। सब लोग जानते हैं बात को, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। वेरी गुड, दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये कुछ इस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। कैडेस्ट्रल सर्वे आपके बाउंड्री लाइन के लिए होती है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे तुम्हारे पास हेवनली बॉडी के लिए होती है, मरीन और हाइड्रोलिक, मरीन तुम्हारे समुद्री वाले के, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोलॉजिक जो जिसमें आप पढ़ते हैं फ्लड वगैरह के लिए, है ना। चलो खैर, इसको डिटेल में हम सर्वे में भी पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज, पढ़ा है आपने कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो चेंज इन वॉइड रेशियो, ऐसा कुछ पढ़ा था, अपॉन चेंज इन द, बोलो, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन द स्ट्रेस, तो ये होता था आपके पास फॉर्मूला। तो आप बोल सकते हैं कि सर डिक्रीज इन वॉइड रेशियो पर यूनिट इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ पर यूनिट। यहां पर अब कंफ्यूज नहीं होना है, फटक से जवाब करना है जो मैंने आपको कहा है। फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा ही है, तो सब आप फट जवाब करते रहो भाई। वेरी गुड। तो आप कह सकते हैं डिक्रीज इन वॉइड रेशियो, डिक्रीज इन वॉइड रेशियो पर यूनिट इंक्रीज इन द
प्रेशर। एक्चुअली में ग्राफ ऐसा बनता है दोस्तों, ये ग्राफ ऐसा बनता ही है। तो ये आपके पास वॉइड रेशियो वर्सेस स्ट्रेस का बनता है, वॉइड रेशियो वर्सेस स्ट्रेस। तो आपका यहाँ पर ये वॉइड रेशियो है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस कहाँ है तुम बताओ ना, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस में है स्ट्रेस, प्रेशर मतलब, और ये तुम्हारे पास वॉइड रेशियो, ई से डिनोट करते हैं वॉइड रेशियो। तो ई क्या हो रहा है धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर क्या है E1 ज्यादा है, यहाँ पर देखा जाए तो E2 क्या है ज्यादा, सॉरी कम। आप कह सकते हैं सर डिक्रीज कितने का हुआ है, E1 माइनस E2 बटे इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर में तो इंक्रीज हो रहा है। जब आपके पास E1 प्रेस, इधर देखो E1 वॉइड रेशियो था उस समय पर आपके पास ये कम था सिग्मा 1, लेकिन जब आप E2 में आए जब वॉइड रेशियो तो यहां पर सिग्मा 2 ज्यादा हुआ, तो आप इंक्रीज इन द प्रेशर बोलेंगे सर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये तो आपके पास प्रेशर में इंक्रीज है, ये तुम्हारे पास डिक्रीज है किसमें, वॉइड रेशियो में, और ये इंक्रीज है किसमें, प्रेशर में, या स्ट्रेस भी आ सकता है। तो सर सीधे सीधे बी हो जाएगा। ये बात मैंने यहां पर लिखी भी है, हटा दो इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ टेम्परेचर बेस्ड मेथड एंड it is derived to overcome the known availability of solar radiation data at many locations and recommended estimating solar radiation from the extraterrestrial radiation। अभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था, हालांकि घबराने की कतई जरूरत नहीं है, जिन लोगों को पता है तो जवाब करो, नहीं तो मैंने तो बताना ही है भाई। ये क्या था एक्चुअली में, ये कौन सा मेथड है वो पूछ रहा है, ये क्या है एक्चुअली में। अगर आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ा है तो हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है एक्चुअली में ये, तो ये ध्यान रखना है, तो हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो हम कहेंगे कि सर ये है हाइग्रिप्स मेथड बोलते हैं इसको, हाइग्रिप्स मेथड। अलग बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं हम लोग ना, जब हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग अलग अलग तरीके से जो है ना अपना इवेपोरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पेन मेथड होता है, इवेपोरेशन पेन मेथड होता है, वो और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पूछ क्या रहा था, सोलर रेडिएशन डेटा का मदद से हम जो काम करते हैं, सोलर रेडिएशन डेटा की मदद से, तो ये आपके पास हाइग्रिप्स मेथड बोलते हैं, इसको याद कर लेना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, इन्वायरमेंट का और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, देखो जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक जानते हैं ना, आपके जो घरों से वेस्ट आता है, तो डोमेस्टिक वेस्ट में कौन सा नहीं आएगा, अरे भाई वेस्ट पेपर आएगा, जो वेस्ट पेपर है छोड़ देते हैं आप। फूड वेस्ट भी आता है, आप कहते हैं कि सर डायपर वगैरह भी आते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या नहीं आता है, एनाटॉमिकल वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। डोमेस्टिक वेस्ट इज आल्सो नोन एज हाउस होल्ड वेस्ट। क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट को ही क्या कहते हैं बालक, हाउस होल्ड वेस्ट कहा जाता है। इज एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन द होम फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज होती है। एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट बोलो, डोमेस्टिक वेस्ट स्प्लिट इनटू द कैटेगरीज। ऑर्गेनिक हो गया, जैसे कि ऑर्गेनिक वही तुम्हारा जो डिकम्पोज हो जाता है, केले के छिलके, फल के सिक्के, सब्जियों के। टॉक्सिक भी हो सकता है कुछ, रिसाइकलेबल भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है ना, सॉइल्ड भी हो सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में कौन कौन सा आता है, जैसे फ्लावर हो गया, वेजिटेबल जो मैंने बताया भी आपको, फ्रूट्स हो गए, किचन वेस्ट, ये सब तुम्हारा डोमेस्टिक में आता है। ये आपको पता है ना कि क्या क्या हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ वो भी किए हैं रिकमेंडेशन की, कौन सा डब्बे में क्या रखना है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, है ना। खैर इतना कर कौन रहा है, गवर्नमेंट तो कह ही लेते, लगले हम लोग तो भाई इंडियन है, करते क्या है। सुना होगा तुमने, काला डब्बे में डालो, पीले डब्बे में डालो, है। चलो खैर, what will be the value of the limiting moment of resistance factor for the singly reinforcement rectangular section for the flexure grade of concrete M30 and the steel is F500। दोस्तों MU लिमिट की बात कर रहा है, लिमिटिंग मोमेंट। वैसे तो इसका फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसे कि एक होता है 148 FC के BD स्क्वायर के टर्म्स में आता है ये, ठीक है ना, BD स्क्वायर के टर्म्स में। एक आता है आपके 0.138 और एक आता है आपके पास 0.133 0.133 FCK के टर्म्स में। तो आप बस इतना भी याद कर लोगे ना, काम हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेड के आधार पर है, जैसे कि आपके पास ये वाला जो ग्रेड है ये तुम्हारा FE 250 के लिए, ये वाला किसके लिए है, FE 415, और ये वाला किसके लिए है आपके पास। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बस इतने से काम हो जाता है बालक, इतने से मात्र। इसमें आप रख दोगे MU लिमिट का फॉर्मूला रख दो, बस ग्रेड रखना है बस। और ग्रेड क्या होता है सर, M30 दिया है तो M30 रख दो यहाँ पर। ये क्यों दिया है आपको, इससे तुम्हें ये पहचान हो जाएगी कि इसकी बात हो रही है।
और ये क्यों दिया है, एग्जामिनर भी तेज है भाई, उसको पता है तुम्हें नॉलेज है या नहीं है, तो बस निकाल दो 0.133 इंटू एफसी के मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट मींस 30, तो 3 3 9 3 3 9 3 कम 3, तो 3.99 आ रहा है। 4 कैसा है बालक, 0.138, अरे पगले 0.138 आपका 415 के लिए है, जबरदस्ती 500 पूछा गया है तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। पॉइंट यही तो है, गलती यही तो है, हम लोग खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मैं क्वेश्चन करके आ गया, और जब क्वेश्चन करके आ गया और गलत कर दिया और फिर क्वेश्चन सब टूट जाता है, सारे के सारे मार्क्स टूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है पाप। ये डेटा याद रख लो इतना। वैसे मैं आरसीसी का भी जब सेशन लूंगा तो पूरा डिटेल में एक शॉर्ट नोट्स टाइप के आपके बना दूंगा, ठीक है ना, कुछ दिन में आपको आने वाला हूँ, उस पर भी मैं क्या करूंगा, एक अलग अलग क्लास, अलग अलग जो हमारे जो सब्जेक्ट है उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलूंगा आपके साथ साथ, मतलब कि सारे के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिपीट, उस तरह से रिविजन मोड कहेंगे उसको, डिटेल में नहीं, रिविजन मोड पे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैंने लिखा भी है, देखो कभी कभी एक्चुअल लिमिट भी पूछा जाता है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ लिमिटिंग एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ लिमिटिंग ऐसे बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मूवमेंट, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है इसको। जैसे बीम है तो बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है इसकी डेप्थ पूछा जाता है इसको, तो 0.53 ऑफ डी 250 के लिए, 0.48 ऑफ डी ये है ना 400, ये 415 है, ये 415 है, और 500 के लिए कितना 4.46, तो याद रखना है ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच ईयर डिड, ये देखो ये तुम्हारा शायद किसी रेलवे के एग्जाम, मेरे ख्याल से ये रेलवे वाले में किसी में मैंने देखा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एग्जाम का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम है उसमें आता है। इन विच ईयर डिड रेनकाइन इन्वेस्टिगेट द स्ट्रेस कंडीशन इन अ सॉइल एट द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, अब याद करेंगे भाई, हमें तो नंबर एक चाहिए, एक नंबर चाहिए बस, है चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 1857 की क्रांति याद रखना इसको, है 1857 है। चलो, at the time of initial tensioning the maximum tensile stress immediately behind the anchorage, immediately behind the anchorage shall not exceed of the ultimate tensile strength of wire or bar। जवाब करो बालक, थोड़ा सा सोच के जवाब करना भाई, ये भी थोड़ा याद करने वाला एक क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये तुम्हारा प्री टेंशनिंग मेथड है, अगर आपने आरसीसी पढ़ा तभी जवाब कर पाओगे, नहीं किया मैं तो यार रटा ही दूंगा आपको अभी फिलहाल के लिए। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग ऑफ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज शेल नॉट एक्सीड, तो ये कोड का रिकमेंडेशन है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है। जो तुम लोगों में से बताओ भाई प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड कौन सा होता है जो हम यूज करते हैं, जरा बताओ तुम लोगों में जितने लोग लाइव हैं भी, जो आप सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड बताओ। जैसे IS 456 किसका, आरसीसी का, IS 800 किसका, स्टील का, IS 10500 किसका, क्वालिटी पैरामीटर का, ऐसे बहुत सारे कोड हैं। ऐसे इसका बताओ जरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड कौन बताएगा। ठीक है नेक्स्ट करते हैं सर। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एलोंगेशन ऑफ टेपर बार बोला है। टेपर बार जानते हो ना, ऐसा होता है टेपर बार, ये पढ़ा होगा तुमने टेपर बार, ऐसे ना, इसका डायमीटर इधर बोल दो D1, इधर बोल दो D2, इसकी लेंथ बोल दो L टोटली है। इसमें आपका एक्जेल पे आ रहा है लोड, सेंटर पे आ रहा है लोड। इसका एलोंगेशन जानते हो, सभी ने पढ़ा हुआ है, दिस इज द एलोंगेशन व्हाट 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू E। तो ये याद रखने दोस्तों ना, याद रखनी चीजें। कभी कभी ये तुम्हारे पास स्क्वायर टेपर बार भी होता है, तो वहां पर आ जाता है PL अपॉन पाई A इंटू B इंटू E, A इधर वाला हिस्सा B उधर वाला हिस्सा, ठीक है। 1343, वेरी गुड। 3370 है सर वाटर टैंक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। स्टीफन क्या नाम है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी। तो 4PL ये वाला हो जाएगा ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये मैंने सब एक्सप्लेनेशन कर रखा। चलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अजम्पशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, बोलो, इज इनकरेक्ट। अरे भाई साहब इनकरेक्ट पूछा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इनकरेक्ट ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है दोस्तों। वेल्डिंग हम लोग जब पढ़ते हैं तो वेल्डिंग पढ़ाने, जब मैं स्टील में वेल्डिंग पढ़ाता हूं तो पहले ही आपको जो है ना उसके अजम्पशन बता देता हूं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन को देखा जाए, थोड़ा सा पहले इसी को पढ़ लेते हैं।
इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड शेप ऑफ द वेल्ड आर कंसिडर। तो ये हमने जब अजम्पशन लिया था दोस्तों, ये कभी नहीं कंसिडर किया। ये बात सच में है कि हम इसको कभी कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो कह रहा है ना कि शेप ऑफ द वेल्ड, अरे नहीं भाई, ये गलत बात है। चलो खैर आगे पढ़ लेते हैं। वेल्ड कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर आर होमोजेनियस, बिल्कुल सही बात है, ये तो सच है, ये तो लेता ही है। स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, बिल्कुल एक्सटर्नल लोड तो कंसिडर करना पड़ेगा। द पार्ट्स कनेक्टेड बाय द वेल्ड आर रिजिड एंड दियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। हम बेंडिंग की गणना नहीं करते हैं, यही कहने का मतलब है। तो तीनों तो अजम्पशन तो करेक्ट है बालक, लेकिन जो गलत था वो यही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने यही करा होगा, ठीक है, वेरी गुड, ए ऑप्शन है इसका। ये मैंने कुछ अजम्पशन लिखे हैं दोस्तों, ये याद कर लेना आप। चलो जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार अब आ रहा है, अब एग्जामों में क्वेश्चन भी खूब घूम रहा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मिनरल ऑयल, ध्यान रखिएगा, मिनरल ऑयल प्रेजेंट इन द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग विल कॉज रिजेक्शन। देखो ऑयल की बात हो रही है ना, ऑयल की बात हो रही है दोस्तों। तो ये लिमिट आपको याद रखनी, ये भी कोड का लिमिटेशन है, ये शायद तुम लोगों में से नहीं भी जानता होगा कोई, तो याद रखेंगे 0.9 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या पूछा गया ये भी ध्यान रखना है। फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द 150 mm थिक वन वे स्लैब, वन वे स्लैब है, ध्यान रखिएगा, वन वे स्लैब रिइंफोर्समेंट विद एन एरिया ऑफ स्टील 400 mm स्क्वायर, द इफेक्टिव कवर इज इतना, यूजिंग कितना। चलो करने की कोशिश करो जरा, कर तो दोगे वैसे। क्या तरीका है यहां पर डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालना है दोस्तों। ये आपके पास वन वे स्लैब है, ऐसा लेंगे, हालांकि बीम की तरह मैं बना रहा हूं, घबराएंगे नहीं, ऐसा होगा ये, इस तरह से होगा, ये पतला बना लो इसको ना, बीम बना दिया मैंने, ये ऐसा होगा, ये कुल मिला के ऐसे देखो, ऐसा होगा ये स्लैब ना, ये ऐसा जा रहा होगा, ये इस तरह से, ऐसा समझो आप इसको। मैं वैसे भी बीम का ही तरह डिजाइन होता है, ये भी स्लैब भी बीम की तरह डिजाइन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बार होंगे थोड़ी, तो बार के सेंटर से लेकर आपके टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ, पहली बात तो ये हो गया। और बार के सेंटर से लेकर आपके पास नीचे वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर लगभग 50 रखते हैं हम लोग, हालांकि चलो खैर वो क्लियर कवर कोड ने भी कहा है कितना रखना है क्या रखना है। हमारा सवाल कुछ और है, हमारा सवाल ये है सरकार यहाँ पर कि हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना रखें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना रखें, तो कोशिश करो जरा। वैसे तो दोस्तों एक्सयू निकालने का एक तरीका जो है ना, जो हमारा WSM वाला जो तरीका है वो ये है, B इंटू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST, ये है तरीका। लेकिन यहां पर हमारे पास सवाल ये है कि न ये कहा गया है हमारे पास, न LSM कहा गया है न WSM कहा गया है, तो फिर तरीका क्या है? एक और फॉर्मूला है, फिर एक और फॉर्मूला कौन सा? 0.36 FCK BXU, ये कंप्रेशन फोर्स होता है टोटल, और इसको टेंसाइल फोर्स के बराबर करते थे 0.87 FYEST। एग्जाम ऑब्जेक्टिव में अगर आपका कभी आए ना, ये शायद इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ दे देते हैं फलाना फलाना कुछ भी, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, कैलकुलेशन है तो छोड़ देना है सीधे सीधे, ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन आप कर पा रहे हो तो कर देना है। खैर तरीका तो मैं बताऊंगा ये आपको क्या करना है। तो यहाँ पर FCK तुम्हें पता है क्या? क्या बताओ? ग्रेड 20। विड्थ भी पता है क्या? वेरी गुड। तो विड्थ आपके पास, वैसे अगर कभी विड्थ ना दिया हो ना तो आपका वहां पर 1 मीटर रखने के चलना होता है। एक्स हो गया, FY तुम्हें पता है, एरिया ऑफ स्टील सब कुछ दे रखा, तो ये भी तरीका है आपको अप्लाई करने का, जिससे कि XU निकल जाएगा, है ना। तो तरीके अपने अपने हैं भाई साहब। नेक्स्ट लिखो सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वाटर होल्डिंग एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर होल्डिंग एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ेंगे, घबराओ मत आप, जवाब करो तब तक आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप जानते हैं ना क्या है? थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं कि ऊपर से पहले क्लाउड बनता है, क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको। प्रेसिपिटेशन की क्या होती है? स्नो हो सकता है, बारिश, रेनफॉल हो सकता है, बर्फ हो सकती है, रेनफॉल बारिश हो सकती है, तो ये हेल हो सकता है, ओले, तो ये तुम्हारे सरफेस में गिरते हैं। क्या होता है सर? सरफेस में गिरते हैं, तो सरफेस में कुछ पानी नीचे रिसेगा, रिसने वाले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनफिल्ट्रेशन। कुछ पानी अगर नीचे जो वाटर रिचार्ज हो रहा है, ये वाटर टेबल कहलाता है, ये कुछ पानी हो सकता है कि आपका नीचे रिचार्ज होता है, तो इस टर्म्स को क्या कहते हैं? पर्कुलेशन। और कुछ पानी आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, इस पानी को बोलते हैं सीपेज। तो तीनों में डिफरेंस है सर,
इनफिल्ट्रेशन तो एक लूज सेंस में कह दिया कि पानी रिस रहा है, लेकिन यही जो पानी रिस रहा था ये वाटर टेबल को मीट कर देते, इस टर्म्स को बोला जाता है परकुलेशन। लेकिन अगर यही पानी जो ये एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, सुनो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन बिलो द सरफेस, दिस इज द सीपेज फ्लो, और ये सीपेज फ्लो हो गया। तो ये और कुछ पानी ऐसा होता है सर जो सरफेस टू सरफेस चलता है, कैसे सर समझाओ? कुछ पानी ऐसा सरफेस टू सरफेस चलता है, इसको क्या बोलते हैं सर? रन ऑफ। कुछ आपके यहाँ पर डिप्रेशन स्टोरेज होंगे, रिवर वगैरह होंगे, फिर आगे जाके समुद्र होगा, समुद्र से पानी फिर एवेपोरेट होगा, इवेपोरेट के बाद यहाँ बादल बनेगा, है ना, तो ये सब फिर से क्लाउड बनेगा, फिर से चलता रहता है चलता रहता है। तो हम कहेंगे कि सर एटमॉस्फेयर तो बड़ा रोल रखेगा, सर वेजिटेशन भी बड़ा रोल रखेगा, सर हम कहेंगे कि सर स्ट्रीम, बारिश, लेक, झील, रिवर, ये भी बड़ा रोल रखेगा, और ओशियन भी सब आ गया। क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सारी बातें बता दी मैंने? तो सारी बातें होंगी सरकार। तो हम कहेंगे कि सर डी ऑप्शन होना चाहिए, इतनी बात समझनी थी, ये बातें मैंने लिखी भी रखी हैं। इनफ्लो माइनस ओवरफ्लो, दिस इज द डेल्टा स्टोरेज, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला कभी याद रखेंगे, ऐसा करके मैंने आपको समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला आता है इसमें, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, कैसा आता है दोस्त? इसमें आता देखो प्रेसिपिटेशन दे देता है, मैंने ऐसा याद किया इसको, ऐसा ऐसा। कभी क्या होता है कि P की वैल्यू दे देता है, R की वैल्यू दे देता है, E की वैल्यू, प्रीति जी, क्या रखेंगे? प्रीति जी, तो प्रीत जी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्टोरेज। ये है तरीका, न्यूमेरिकल आता है इसमें, एसएससी में आ रखा है इसमें न्यूमेरिकल। P फॉर प्रेसिपिटेशन, बारिश, वो मतलब प्रेसिपिटेशन दे देगा आपको। R फॉर, P फॉर परकुलेशन भी आ सकता है, ठीक है ना। R फॉर रेनफॉल या रन ऑफ। E क्या है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, है ना। सॉरी, यहां पर एक काम करता हूं मैं, P फॉर लिख ही देता हूं, तुम कंफ्यूज ना हो। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में सब आ गया भाई, अब रेनफॉल हो गया, हेल हो गया। R फॉर रन ऑफ, लिख देना अपनी नोट्स में। E फॉर इवेपोरेशन, T फॉर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में जो पत्तियों में रह जाता है कुछ पानी, वो इवेपोरेट हो जाता है बाद में। और G फॉर ग्राउंड वाटर, जो आपके नीचे ग्राउंड वाटर इधर चले गया जो तुम्हारा पानी, तो ये सब जाके तुम्हारा जो है डेल्टा स्टोरेज बनाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आता है कभी कभी ना आपके पास, चलो खैर पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोलॉजी में भी। रेनकाइन थ्योरी ओवर एस्टिमेट एक्टिव प्रेशर एंड, देखो ध्यान से क्या लिख रहा है इधर देखो, रेनकाइन थ्योरी ओवर एस्टिमेट्स एक्टिव प्रेशर। रेनकाइन थ्योरी ये कह रहा है कि आपकी एक्टिव प्रेशर की वैल्यू, पीए कहते हैं ना उसको, एक्टिव प्रेशर को, उसको ओवर एस्टिमेट करता है, थोड़ा वैल्यू ज्यादा देता है ना। या अभी लिखना पड़ेगा, ये पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, है ना, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। पीडीएफ मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं ना, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ दे दूंगा, मेरे साथ जुड़े हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा कह रहा है कि जो पैसिव प्रेशर है इसकी वैल्यू थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता है, मतलब कम देता है। दूसरा क्या बोला है? एस्टिमेट की जो वैल्यू है अंडर एस्टिमेट कर देता है, मतलब कम देता है वैल्यू। तो क्या है एक्चुअली में इसका कारण, क्या बोला है उसने, क्या है इसका कारण? मैं बता देता हूं, ये है वो कारण। इट अज्यूम फ्रिक्शन लेस वॉल। हम बोलेंगे सर इट अज्यूम लेटरल ट्रांसफर ऑफ वेट, बिल्कुल गलत है। इट अज्यूम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, बिल्कुल गलत है। इट अज्यूम शियर स्ट्रेस, बिल्कुल गलत है। एक ही यहां पर सही था कि सर ये वॉल है, इस वॉल का जो बैक है ना, ये फ्रिक्शन लेस माना जाता है, स्मूथ माना जाता है, और साथ साथ वर्टिकल भी माना जाता है, ड्राई माना जाता है, स्मूथ माना जाता है, फ्रिक्शन लेस माना जाता है। तो अजम्पशन है ना दोनों के, मतलब कि रेनकाइन थ्योरी के। तो भाई साहब यहाँ पर एक ही अजम्पशन था, और अजम्पशन से पढ़ा है आपने तो काम हो जाएगा। तो कुछ बातें लिखी है मैंने, जैसे कि पैसिव फेलियर कंडीशन हो गई तुम्हारी, तो आपने लिखा है कि बैक फील इज द हॉरिजॉन्टल, वॉल इज वर्टिकल, नॉन कोहेसिव होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये याद रखनी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, फ्रिक्शन नेगलेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं आपके लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ पार्सल सबमर्ज बॉडी द मैटर सेंटर पॉइंट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बाउंसी फोर्स इंटरसेक्ट विद द नॉर्मल एक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जवाब करेंगे बालकों, बताओ, बोलिए जी। पार्सल सबमर्ज बॉडी है, मतलब कि ये तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है, पार्सल सबमर्ज बॉडी ऐसा हो सकता है। ये मैटर सेंटर पॉइंट क्या होता है भाई?
मेटा सेंटर पॉइंट क्या होता है कि जब आपके पास ये तुम्हारे पास ऐसा हो गया, ये टिल्ट हो गया, ये है ना, टिल्ट हो गया ये, तो पहले मान लेते हैं कि तुम्हारे पास बी था ये। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अपनी जगह होता है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका होता है, मेंबर का, और बी किसका होता है, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अपने पानी एक्चुअली में सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, जो आपने बॉडी को इंसर्ट किया पानी में, उसकी वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो यहां पर मैंने अभी बी मान लिया इसको। एक्चुअली में जितना पार्ट आप पानी में डालोगे उतना ही तो फ्लूइड एस्केप करेगा ना जगह को, ये है रीजन। तो जब आप इसको टिल्ट करते हो तो आपके पास जी तो कोई चेंज नहीं होगा, जी अपनी जगह है, लेकिन चेंज होगा ये, क्योंकि आपका फ्लूइड डिस्प्लेस होगा चेंज, तो ये बी जो है ना शिफ्ट हो जाता है यहां पर। तो ये जो बी शिफ्ट हुआ, बी डैश यहां पर, ये जी अपनी जगह है। तो दोस्तों यही जब इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, कहीं पर भी करेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं एम, मेटासेंट्रिक पॉइंट। इसको डिटेल में बताएंगे अभी जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो ये रोटेशन के बाद देखने को मिलता है सर, जब आपने रोटेट के पहले तो कोई चेंज नहीं था, रोटेशन जब आपने किया, ऐसा रोटेशन जब आपने किया तभी तो दिखा। वेरी गुड। तो आप कहेंगे कि सर आफ्टर रोटेशन, ये सब लिखा हुआ मैंने, हटा दो इस चीज को। When the beam symmetry is symmetrical about the XY plane and the load are in this plane, the exposed forces in the cut section can be considered. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का है, बस है सिंपल क्वेश्चन, केवल समझने का है दोस्त, है वहीं से सिंपल समझने का है। फटाफट से जवाब करो भाई। इसको बोलते हैं कोप्लेनर। इसको क्या बोलते हैं सर, कोप्लेनर। ये परिभाषा है कोप्लेनर की, ठीक है ना। ओके, तो यह है कोप्लेनर। तो जवाब करेंगे आप कोप्लेनर। खैर आगे बढ़ते थे। ये तुम्हारा सर्वेइंग का क्वेश्चन है जी। सर्वेइंग में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच डिस्टेंस कैन बी अज्यूम इनडायरेक्टली बाय ऑप्टिकल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द डोलोमाइट्स। द मेथड इज क्वाइट रैपिड एंड सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर मेनी टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑपरेशन। एक्चुअली में ये हमें क्या बोल रहा है, ये बात समझनी है दोस्त। ये टैकोमेट्री का डेफिनेशन है दोस्त, ठीक है। जैसे उसने एक शब्द लिखा ना यहां पर, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, जब उसने लिखा ना डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय ऑप्टिकल सर्वेइंग, तो ध्यान रखिएगा टैकोमेट्री से आप ना किसी भी लेवल की आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, टैकोमेट्री का काम ही ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना, आप मेजर। लेकिन यहां पर एक शब्द आप कहेंगे सर, एक आपके दिमाग में और आ रहा होगा, सर ये क्यों नहीं हुआ, फिर ईडीएम क्यों नहीं हुआ, ये तो और अच्छा मेथड था सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, ईडीएमआई कहते हैं इसको, ये क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब ये था सर, इसने क्वाइट रैपिड कहा था और साथ में ये भी कहा था कि सफिशिएंटली एक्यूरेट, बहुत नॉट एक्यूरेट लेकिन सफिशिएंटली। सबसे बेस्ट तो ईडीएमआई होगा, लेकिन रैपिड नहीं होता उतना, ये सबसे ज्यादा रैपिडली हो जाता है ये, तो ये इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब कहानी लिखी हुई मैंने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन डेप्थ ऑफ द क्रॉप्स टू फायर टू द कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी, ये लिख दिया मैंने यहां पर, क्रॉप टू द फील्ड कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा, फिर मैं तो समझाऊंगा आपको। ए क्यों नहीं हुआ, तो वही तो मैंने कहा है, ए क्यों नहीं हुआ, आप समझा दिया आपको, ठीक है ना। रैपिड थोड़ा सा कहा गया था वो। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत है, हालांकि जब मैं आपको इरिगेशन पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा, एक आता है जीआर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, एक आता है एनआईआर, है ना, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, एक आता है सीआईआर। तो यहां पर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है मैंने थोड़ा बहुत करके, इसमें तो मेरा डिटेल में थोड़ा सा मैं क्लास ले लूंगा, अभी घबराओ मत आप। चलो सर इसकी सवाल के जवाब करो भाई।
एज पर द IS सॉइल क्लासिफिकेशन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन, मतलब CU इज ग्रेटर देन 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC इज बिटवीन द 1/3 1 से 3। दोस्तों क्या होता है, एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि जो हमारा CU आता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो ये आता था D60/D10, है ना। और जब हम बात करते थे CC की, तो ये आता था D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। और ये ग्रेवल की बात जब मैं बात करूं ग्रेवल की, तो ग्रेवल में जो CU होता है ये कितना होता है, ग्रेटर देन 4। CC 1 से लेकर 3 की रेंज में होता है। लेकिन जब हम ग्रेवल की जगह हम सैंड की बात करते हैं, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है ना, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है। ये वेल ग्रेडेड आपका ग्रेवल की बात हो गई, ये हो गई। वेल ग्रेडेड सैंड की बात करें तो उसके लिए आपका CU ग्रेटर देन 6 होता है। चलो खैर आप जवाब करो, तुम लोगों में सब लोग जवाब करेंगे दोस्त। और रोज क्लास का जो टाइमिंग है भाई 8:30 बजे से है, 8:30 बजे से है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहां पर आपके पास CU क्या होता है, ग्रेटर देन 6 होता है, और 1 से 3 ही का रेंज होता है, 1 से 3 का ही रेंज होता है आपके पास कौन, CC। इसलिए सैंड वाला होना चाहिए, तो GW तो होगा नहीं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। देखो M मतलब सिल्ट होता है, M किस लिए सिग्निफाई होता है, M सिल्ट के लिए होता है, तो सिल्ट तो कहीं के लिए नहीं होता है। M वाले तो वैसे ही कैंसिल कर दो आप, ये और ये, ठीक है ना। ये दोनों तो ये भी आपका ये और ये दोनों पहले ही हो गए थे। GW में कंफ्यूज था, लेकिन जब मैंने ये लिख दिया ना कि 4 से ऊपर, यहां पर 6 से ऊपर बोला है, तो 6 से ऊपर के लिए आपका सैंड आता है, तो SW होगा। वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं। चलो साहब लिखा हुआ मैंने, अब ऐसे लिखा है भाई, करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट यूज्ड डी एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हम लोग जब मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं या खासकर जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा मैं इस बात को दिखाता हूं भाई साहब। फ्लेक्सिबिलिटी बता सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बोलो जी। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा समझो आप, स्टिफनेस का ही उल्टा होता है। ऐसा समझो आप, स्टिफनेस मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी सोम में, तो स्टिफनेस तो होता है क्या, फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन। हमेशा के लिए याद रख लो कि फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन कहने का मतलब है F पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये होता है आपका स्टिफनेस। स्प्रिंग में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैं कहूं कि सर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस। एस को बोल रहा हूं स्टिफनेस, तो आप उल्टा कर दोगे क्या, देखो फोर्स को मैंने लिया होगा न्यूटन में और डेल को लिया होगा डिफॉर्मेशन को mm में, तो हम बोलेंगे सर अगर इसकी यूनिट लिखनी हो तो आप लिखोगे न्यूटन पर mm, उल्टा नहीं लिख दोगे आप। उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी यूनिट mm पर न्यूटन। तो इसके अनुसार आपके पास आना चाहिए आंसर। अब तो आपके पास आ रहेगा mm पर न्यूटन। तो ये भी एग्जाम में आ रहा है, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस चीज को सब जानते थे, ये वाली चीज शायद नहीं भी जानते होंगे, तो मैंने सोम में पढ़ा रखा होता है जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है, और शायद जानते भी होंगे तुम लोग। लेकिन दोस्तों ये वाली चीज नहीं पता होती है, तो कुछ नहीं है भाई, स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी का रेसिप्रोकल होगी। जो चीज जितनी ज्यादा स्टिफनेस होगी ऐसा समझो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी कम है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा भी है कहने का मतलब है। समझ गए बात को, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लखनऊ रोड प्लान द नेशनल हाईवे स्क्वायर ग्रिड शुड बी। देखो लखनऊ रोड प्लान को आप नाम कहते थे थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, याद है। सेकंड वाले को बंबई, जब आपका ये 1981 से हुआ था शुरू, और कब तक, 2001 तक ना, ये लखनऊ वाला। तो इसमें हमने क्या टारगेट रखा था, ये सवाल है सर, क्या टारगेट रखा था ग्रिड पैटर्न में। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये याद कर लेना मेरे साथ। जिन लोगों के नोट्स में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको वो कर लेंगे, जोड़ देंगे। बताओ क्या हो जाएगा। वैसे तो एक्चुअली में हमारे पास IRC का जो लिमिटेड लिखे हुआ है, तो वो जो बम्बई सबसे पहले नागपुर प्लान है, तो उसमें जो हमारा टारगेट था 16 किलोमीटर स्क्वायर का था। ये याद भी होगा आपको, मैं लिखाया हुआ होगा शायद, लिखा हुआ है देखो।
फर्स्ट 20 ईयर ओल्ड प्लान दिख रहा है आपको सबको? तो 20 ईयर ओल्ड प्लान 1943 से 1963 तक चलता है नागपुर प्लान। सेकंड वाला है बॉम्बे प्लान 1961 से 1981, लखनऊ प्लान 1981 से 2001 तक। तो ये टारगेट रखा था इसने, ये 2 साल पहले ही हो गया था भाई, कंप्लीट इन 1961। कौन? ये वाला नागपुर प्लान। तो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कम से कम 100 किलोमीटर लेंथ की रोड तो बनानी थी पहले वाले प्लान में, फर्स्ट 20 ईयर में। सेकंड में 32 किलोमीटर पे, तीसरे वाले में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। यहां पर वो नहीं पूछ रहा है कि कितना, वहां पर ये पूछा था कि क्या टारगेट था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर बनाना था। तो ये होगा सर 100 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने पर बनाया था तुमने? 82। तो 82 कितने पर? 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर। वो तुम्हें 100 वाली लिमिट पूछ रहा था, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को, स्क्वायर ग्रिड शुड भी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़े। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यहीं से शुरू हो गया था फर्स्ट 20 ईयर प्लान से। फिर 1600 किलोमीटर का यहां पर तुमने एक्सप्रेसवे जोड़ दिया, किसमें? सेकंड ईयर 20 ईयर प्लान में। नेशनल हाईवे, एसएच, स्टेट हाईवे, एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर, और यहां पर तुम्हारे पास वीआर। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डाल दिया इसको, टर्सरी को रोलर भी कह रहे हैं। प्राइमरी में एनएच और ईएच आया, एक्सप्रेसवे। सेकेंडरी में कौन आया? स्टेट हाईवे, एमडीआर। रूरल या टर्सरी में एमडीआर और वीआर आया, वीआर बोले तो विलेज रोड। चलो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जवाब करो। आगे बढ़ो। The odometer test used for the water when the presence of, देखो ऑडियोमेट्रिक टेस्ट है दोस्त, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जिनका सिर पांव थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी क्या करें यार, एग्जामों में आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इनको याद करके भी जाना है। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा छोड़ के जाना हो, छोड़ के जाते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ना नहीं है। हमारे साथ आप जब पढ़ते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। तो ऑटोमेटिक टेस्ट यूज फॉर द वेस्ट वाटर व्हेन द प्रेजेंस ऑफ, एक तो होगा नाइट्रेट एंड दूसरा होगा नाइट्रोजन, मेक द ऑर्थोटोडोलाइन टेस्ट। क्या लिखा है? ऑर्थोटोडोलाइन टेस्ट। क्या याद है आपको? ऑर्थोटोडोलाइन टेस्ट किसके लिए करते थे? टेस्ट और ऑर्डर के लिए। टिंटोमीटर किसके लिए करते थे? कलर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, नहीं गलत है भाई, नाइट्रेट और नाइट्रोजन है, ये है, ठीक है ना। ऑर्थोटोडोलाइन टेस्ट ऑर्डर वगैरह के लिए करते थे, टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्ट और ऑर्डर। और जो टिंटोमीटर है कलर वगैरह, कलर के लिए। चलो खैर, मेजर ऑफ द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। ये भी तुम्हारा स्ट्रक्चर का भी कह सकते हैं और बीएमसी का भी कह सकते हैं इसको। जवाब करो। किसी स्ट्रक्चर में, मैंने आपको शो में भी समझाया, ये किसी स्ट्रक्चर में जब आप लोड लगाते हैं, लोड कौन सा? पुल लोड, खिंचाव वाला लोड। तो ये देखा गया है कि कुछ ऑब्लिक प्लेन में कुछ बात स्लिपिंग होना शुरू कर देता है, वहां पर रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है वो। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं सर आप? बोलो जरा, चलो तुम जवाब करो पहले, बोलो जरा। एक क्लीवेज बन के आता है यहां पर ना, क्लीवेज बन के आता है, ये क्लीवेज होगा इसमें। चलो जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाइल दैट हैव द हेलिक्स नियर द पाइल टॉय सो दैट कैन स्क्रूड इनटू द ग्राउंड। द प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू स्क्रूइंग इनटू वुड। समझ रहे बात को? जिस प्रकार लकड़ी में ना, लकड़ी के टॉप में आप स्क्रू को ड्राइव करते हो ना, ऐसे ही पाइल के टॉप में एक स्क्रू को, मतलब पाइल को, सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा, पहले क्वेश्चन को समझो। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में पाइल को जैसे स्क्रू टाइट करते हैं ना लकड़ी में, ऐसे ही आप जो है ना उसको बोरिंग करते हो, ऐसे में उसको डेप्थ एम्बेडेड कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट, लकड़ी में जैसे आप स्क्रू को क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं, ऐसे ही सेम पाइल को ग्राउंड में करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसके साथ होता है? कौन सी तरह की पाइल के साथ होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरा बताओ किस तरह के पाइल के साथ होता है ऐसा कॉन्सेप्ट, तो बताइए। अरे बताओ यार, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं स्क्रूड पाइल। नहीं जी, बोर्ड पाइल नहीं, नाम से पता लग रहा है स्क्रूड पाइल बोलते हैं इसको। जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए ना, इसको स्क्रूड पाइल ही कहते हैं, नाम में लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। देखो सब कुछ तुम्हारे दे रखा है, जहां लिख दिया स्क्रूइंग इनटू द वुड तो हो गया भाई, खत्म ही बात हो गई सीधे सीधे। ये देखो ऐसा होता है ये पाइल, इस पाइल को मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ऐसा होता है पाइल, ये होती है आपकी मशीन में रखा जाता है क्रेन में, और इसको यहाँ पर फिट किया जाता है। इसको जो है ना यहाँ पर रोटेट करने के लिए मशीन होती है, इसको रोटेट करके करके ये देखो कितना नीचे डेप्थ में चले गए,
देख रहे हो आप चीज को, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर देखो, इसमें एक खांचे लगे होते हैं, यहाँ पर बकेट बोलते हैं इसको, वेंस बोला जाता है इनको। तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पूरा का पूरा सॉइल को कटिंग करके, हो सकता है कि आपको कभी कभी सैंपल के लिए भी चाहिए होगा, तो सैंपल के लिए भी इसको फिर से वापस ऐसे ऐसे करके आएंगे, तो सैंपल के लिए चाहिएगा कास्ट इन सीटू, सॉरी इसमें तुम जो है ना वो सैंपल ला सकते हो, कौन सा वाला, अनडिस्टर्ब या नॉन डिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। तो जो नॉन डिस्टर्ब सैंपल है उसको भी ला सकते हैं यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following factors are to be considered while choosing from very wide range of foundation type? चलो पहले पढ़ो। Following factors are to be considered while choosing from a very wide range of the foundation types. Very wide range of foundation type के लिए कुछ पॉइंट आपको पहले पढ़ने, इन 3 पॉइंट को पढ़ो और इन 3 पॉइंट को पहले समझो, फिर जाके जवाब करो। सर बोल्ड पाइल इंपैक्ट लोडिंग यूज की जाती है क्या? बोल्ड पाइल, और देखो बोल्ड पाइल 2 तरह की होती है, एक कास्ट इन सिटू होती है भाई, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, एक कास्ट इन सिटू होती है और एक प्री कास्ट होती है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बोरिंग कर लेते हैं और फिर उसमें केसन बनाया जाता है, स्टील का केसन ऐसा बनाया जाता है, फिर कंक्रीट को क्या किया जाता है, कास्ट किया जाता है, इसको कास्ट इन सिटू कह रहे हैं। कंक्रीट को कास्ट किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ जब गेन हो जाती है उसके बाद फिर पाइल कैप लगाते हैं, तो इस तरह से फिर स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी आप प्री कास्ट पाइल लाते हैं, वो भी बोर्ड का ही टाइप में आता है, तो कंपनी में बनाया होता है वो पाइल, उस पाइल को लाते हैं क्रेन क्रेन की मदद से सीधे गाड़ देते हैं जमीन में ऐसे, ठीक है। खैर बताऊंगा हम इसको, पाइल के टाइप में पढ़ाएंगे हम इसको। चलो जवाब करो फिलहाल। तो दोस्तों यहां पर तीनों के तीनों नेचर जो है ना मुझे तो सही लग रहा है। कैसे? पहला है नेचर ऑफ द लोड रिक्वायरिंग सपोर्ट, प्रेजेंस ऑफ द वाटर टेबल, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेटल। क्या भाई अगर आप वाइड रेंज ऑफ फाउंडेशन टाइप की बात कर रहे हैं, किसी भी फाउंडेशन की टाइप की अगर बात करें, तो क्या ये 3 चीजें आपको सोचनी जरूरी नहीं है क्या? जैसे कि ये वाली चीज, नेचर देखना पड़ेगा भाई कि सपोर्ट पे कितने तरह का लोड आना है। वाटर टेबल बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर टेबल का। अगर वाटर टेबल आता है तो एक एडिशनल प्रेशर जनरेट होता है, नेगेटिव प्रेशर, कैपेसिटी प्रेशर की वजह से, कैपेसिटी के कारण। ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली यार मटेरियल अच्छा होना चाहिए जिसका ड्यूरेबल होना चाहिए, अच्छा ग्रेड का एग्रीगेट लगाओगे, अच्छा सीमेंट। तो आप तीनों की तीनों चीजें आप कह सकते हैं यहां पर बिना कोई झिझक के। देखो थोड़ा सा याद कर लो यहाँ पर फिलहाल के लिए कि भैया जो हमारा सेलो फाउंडेशन होता है इसमें एक आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग आती है, एक आपका स्टेप फुटिंग आती है, एक आपका राफ फाउंडेशन आता है, एक वॉल फुटिंग आती है। वॉल फुटिंग जिसको आप स्टीप फुटिंग भी कहते हैं, स्टिक को ना, वॉल फुटिंग को स्टीप फुटिंग भी कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, STRIP स्टीप फुटिंग। एक कंबाइंड फुटिंग आती है। तो ये सब इसके प्रकार है किसके, सेलो में। दूसरा आता है डीप फुटिंग, इसमें पाइल फाउंडेशन आता है, एक पायर फाउंडेशन आता है, एक आपका केसन फाउंडेशन आता है, एक इसमें वेल फाउंडेशन भी आता है। कौन आता है इसमें, वेल फाउंडेशन भी इसी में आता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ाएंगे आपको फाउंडेशन में। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग आती है, एक ट्रेपेजोइडल वाली आती है। फुटिंग क्या होता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं फुटिंग की, तो फुटिंग आपका ये वाला हिस्सा है। फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन इटसेल्फ, एक छोटा पार्ट है, जैसे कि कंक्रीट का जो हिस्सा है ये वाला। दूसरा यहाँ पर देखो राफ्ट, राफ्ट में क्या करते हैं, बीम जो नीचे है इस तरफ हम बीम बनाते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं कॉलम के साथ। ये देख रहे होंगे आप, एक चटाई टाइप का दिखता है आपको इसमें, तो ऐसे ऐसे करके ही बना रखे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक। अब जिंक का भी याद करके जाना पड़ेगा, जिंक भी एग्जाम में आ रखा है इसलिए मैंने पढ़ा रखा है। नॉर्मली हम लोग क्लोराइड पढ़ के जाते हैं और भी कई सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, लेकिन जिंक का नहीं पढ़ के जाते हैं। लेकिन आज आपको जिंक भी याद करना पड़ेगा दोस्त। कितना होता है भाई जानते हो, किसी को पता है जिंक का कितना होता है? तो ये देखा गया है जिंक का जो होता है, अपने नोट्स में ऐड कर देना दोस्त, 15 मिलीग्राम पर लीटर आ रखा है एग्जाम में कहीं।
है? क्या हो रहा है? अरे नहीं हो रही। नेट चले गया? कब चले गया था ये? चाचा कहाँ गए? चलो दोस्तों, दिख तो नहीं रहा हुआ ये, कुछ इंटरनेट का दिक्कत हो गया था, कोई बात नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन था दोस्त कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, तो जिंक के लिए पूछा गया है, सही है ना? तो ये हमारे पास, ये याद कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर देना दोस्तों, 15 मिलीग्राम पर लीटर होता है जिंक के लिए भी। इस टेबल को मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप ये याद करके जरूर जानेगा। ये अपडेटेड टेबल है, थोड़ा थोड़ा करके इसको थोड़ा याद करके जाएंगे। जैसे इसमें टोटल हार्डनेस का दिया है, टोटल एल्कनिटी का 200 से 600, सल्फेट का जैसे कि 200 से 400 है ना। यहाँ पर देखो जैसे क्लोराइड का पूछा गया है कि 250 से कितना होता है, 1000 है ना। तो कुछ कुछ है ये डेटा में आपको। जिंक का देखो, जिंक का कितना होता है, 5 से 15 है, तो मैक्सिमम पूछा गया तो 15। जैसे नाइट्रेट का है तो 45, नाइट्राइट का 0 है ना। तो ये टेबल याद रखना, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा आपको ना, इसको अपने नोट्स में जोड़ देना। अब ये भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हालांकि आपने सोम में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन है ये, दोनों से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका जवाब करेंगे। पूछा गया है नंबर ऑफ इक्वेशन, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 3 डायमेंशन। दोस्तों जब अब 3 डायमेंशन की बात होती है ना, 3D को स्पेस भी कहा जाता है, 3D स्ट्रक्चर को स्पेस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या आप पिछले क्वेश्चन में मेरे साथ देख चुके हो कि सर 2D स्ट्रक्चर में, क्या सरकार 2D स्ट्रक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था 2D स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिएगा 2D बीम हो या स्ट्रक्चर, इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है क्या, प्लेन स्ट्रक्चर। तो प्लेन स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, हम बोलेंगे सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है बोलो, तो हम बोलेंगे 3। कौन कौन सी बालक बोलो, तो 3 कौन कौन सी होती हैं, तो हम बोलते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ये तो होता है यहां पर। लेकिन दोस्तों 3D के केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूं। 3D के केस में ना, जैसे 3D बना देता हूं मैं पहले। 3D के केस में दोस्तों 3 चीजें आनी है, एक तो आपके एफ एक्स तो आएगा ही, एक आपके पास एफ वाई आएगा, एफ एक्स, एक एफ वाई और एक तीसरा एफ जेड। और ऐसे ही एफ एक्स एफ वाई एफ जेड के साथ साथ एक मूवमेंट एम वाई, सॉरी एम एक्स, इस वाली डायरेक्शन में एम वाई और इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट आपका एम जेड। तो आप नहीं कह सकते सर कि सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो 3D के केस में क्या हो जाएंगी सर, 6। कौन कौन सी, चलो बता देता हूं। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ मूवमेंट एट जेड इज इक्वल टू 0। ये 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं दोस्त 3D में या स्पेस में, इसलिए ध्यान रखिएगा 6 क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट करते हैं। थ्योरीज पूछा गया है जो आपके ऑब्वियसली यार टरजागी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टरजागी है, ठीक है ना। टरजागी, टरजागी आप जानते हैं डॉक्टर कार्ल टरजागी, बोलो डॉक्टर कार्ल टरजागी का नाम तो सुना है आपने, फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, सॉइल मैकेनिक्स में। तो आप जवाब करो जरा पहले सोच के थोड़ा सा। तो एक्चुअली में डार्सी लॉ बहुत सारी जगह पर है, टरजागी के लॉ ना। चलो खैर सोच लेते हैं। Which one of the following is not the assumption in the टरजागी थ्योरी, assumption नहीं है जो, तो भाई सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट, द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। भाई ये तो assumption है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये लेता है S इज इक्वल टू 1, 100% लेता है ना, तो 1 लेता है, बिल्कुल सही बात है। सॉइल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल सही बात है। सॉइल पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल नेचर के, मतलब डेंसिटी जो है ना कांस्टेंट है, ये भी सही है, कंप्रेस नहीं होंगे वो। दूसरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ड्रेन आउट ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, केवल वर्टिकल डायरेक्शन, नॉट हॉरिजॉन्टल, तो ये भी सही है।
डार्सी लॉ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज, अरे भाई साहब ये तो गलत बोल दिया ना इसने। डार्सी लॉ तो वैलिड है भैया, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए। क्या बोला था डार्सी साहब ने? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहीं से तो लिखते हैं आप। V जो वेलोसिटी होता है क्या होता है? Q अपॉन ए, दिस इक्वल टू K इंटू आई, तो यहीं से आया वो, तो ये तो वैलिड होना ही चाहिए। तो आपके पास ये गलत है, सेट का डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं, ये सब मैंने लिखे हैं भाई। क्या क्या अजम्पशन है आपके टरजागी के? वन डायमेंशन कंसोलिडेशन क्या होता है भाई? एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है कंसोलिडेशन। जब लोड लगता है सॉइल में तो आप कह सकते हैं एक्सपल्सन ऑफ एयर, एयर हवा है, हवा फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल, दिस इज द कॉम्पैक्शन। एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स, दिस इज द कंसोलिडेशन। ध्यान रखिएगा। तो ये अजम्पशन है कुछ, सॉइल होमोजेनियस होनी चाहिए, डार्सी लॉ ऑफ वॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट, सॉइल इज कंप्रेस्ड, कंप्लीटली सैचुरेटेड। ध्यान रखिएगा। सॉइल ग्रेन एंड वाटर आर बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। सॉइल के जो ग्रेन है और वाटर भी, दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। स्टेन आर स्मॉल, ठीक है, सब कुछ अजम्पशन है, याद करके जाने। IS कोड 800 जानते हो किसका कोड है? स्टील का कोड है। व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर एंड सब्जेक्टेड टू रिवर। देखो ये शब्द आ जाता है ना, थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड ऑफ अर्थक्वेक फोर्स। पहली बात तो भैया ये तुम्हारा टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, तो टेंशन मेंबर के लिए वैल्यू थोड़ा दूर जाती है सिलेंडरनेस रेशियो की। और जब दूर जाती है तो ये बात भी ध्यान रखना है कि सर ये पूछ किसके कारण रहा है? विंड और अर्थक्वेक का। तो विंड और अर्थक्वेक का इंपैक्ट ज्यादा रहता है या कम रहता है? दोस्तों वैसे तो आपके पास अगर ये यही सेम क्वेश्चन ऊपर केवल कंप्रेशन लिखा होता टेंशन की जगह, तो भैया ये 180 हो जाता। लेकिन टेंशन है और वो भी आपके पास विंड और अर्थक्वेक का है, वो कभी कभी आता है, इसलिए थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, 350 जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। तो ये टेबल मैंने लिखी है भाई, सबको याद करनी है, हालांकि ये मैं आपको PDF दे दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल एब्स्ट्रक्शन is the portion of precipitation that is captured in surface depression। depression का मतलब है वो जो आपके पास ऐसा जो सरफेस रहता है, depression का मतलब है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्चुअली में रेनफॉल एब्स्ट्रक्शन इन द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज कैप्चर्ड इन द सरफेस। क्या कह रहा है? ये कोई सरफेस है और ये सरफेस आपका ये स्ट्रेट ना होकर कुछ ऐसा गड्ढा है। इस गड्ढे को आप अंग्रेजी की भाषा में क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन, इस डिप्रेशन में जो था पानी था, अभी पानी जो है ना इवेपोरेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे नाम क्या देते हैं इसको बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई मैंने, डिप्रेशन स्टोरेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। ये कहानी आप देख सकते हैं यहां से, देखो मैंने पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहां पर इस फिगर से भी समझाया है। देखो प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ तो कुछ पानी देख रहे हो आप, ये देखो कुछ पानी क्या हो रहा है? इन्फ्लेट। देखो इधर ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऊपर से प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश वगैरह, तो यहां पर इन्फ्लेटेड हो गया। इन्फ्लेटेड नीचे नहीं पहुंचा, अभी नीचे जो है वाटर टेबल को मीट कर, देखो ध्यान से, वाटर टेबल को मीट कर दिया, तो पर्कुलेशन हो गया क्या? एक जगह से दूसरी जगह, उसको सीपेज कहते हैं, लेकिन ये आपका इंटरफ्लो भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफ्लो भी कहलाता है। लेकिन वाटर टेबल का पानी थोड़ा सा अपने आप किसी भी ड्राई सरफेस को सैचुरेट कर देता है। ये देखो वाटर टेबल ऐसी थी ना, यहां तक थी वाटर टेबल, लेकिन कुछ हिस्सा देखो आपका थोड़ा सा सैचुरेट कर दे रहा है, इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। क्या बोलते हैं सर? कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है ना। ये कैपिलरी फ्रिंज हो गया। फिर तुम्हारा ये रिटर्न, तुम्हारा फ्लो तुम्हारा नदी में चला जाता है। यही पानी देखो, यही वाला जो पानी है ना, जो ये वाला पानी है जो नीचे रिचार्ज हुआ था, यही पानी तुम्हारा कहीं ना कहीं नीचे से नदी में आ जाता है। इसको बेस फ्लो भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बेस फ्लो। देखो स्ट्रीम फ्लो हो रहा है इधर। ट्रांसप्रेशन क्या होता है सर? पत्तियों वगैरह में जो पानी अटक जाता है फिर ही वही इवेपोरेट हो जाता है, उसको ट्रांसप्रेशन कहते हैं सर। इंटरसेप्शन क्या होता है सर? है ना, ट्रांसप्रेशन क्या होता है? देखो ट्रांसप्रेशन और इंटरसेप्शन क्या होता है, इन दोनों में कंफ्यूज होता है बहुत लोगों को। ट्रांसप्रेशन क्या होता है कि जब पानी जड़ों में गया, पहले देखो ध्यान से, जड़ों में गया पानी, और जड़ों में से जो पानी जितना पौधे ने लेना था वो ले लिया, जितना अपना काम का, उसके बाद जो पानी छोड़ देता है, एडिशनल वाटर छोड़ देता है। इंटरसेप्शन क्या होता है? पत्तियों में या बिल्डिंग के कुछ सरफेस में यहां पर जो रुक जाता है वो है इंटरसेप्शन, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। अच्छा, कोलैप्सिबल स्टील का शटर है, आज सर के लिए काफी, आज अभी क्लास भी जाना है प्रदीप सर को, है ठीक है भाई।
हाँ भाई मुझे पता है, 11 बजे क्लास है मेरी। आई नो इट वेरी वेल। टाइम है अभी, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे अच्छे, उनको कर लेते हैं फिर बता देते हैं। कोलेप्सिबल स्टील शटर है भाई, बताओ जरा जवाब करो। स्टील शटर है मतलब ये तुम्हारे पास दरवाजा है, कोलेप्सिबल का शटर है। कोलेप्सिबल गेट जानते हैं ना, ऐसे ऐसे खुलता है जो ऐसा, तो वो आपके मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट चलता है, एस्टिमेट का क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर में चलता है, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है भाई, कभी कभी इस टेबल को याद करके जाना चाहिए, आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। देखो ये सीमेंट की बात करें तो आपके पास बैग में चलता है मेजरमेंट। सैंड एग्रीगेट बोलता है आपका मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर बोलते हैं इसको। ब्रिक्स चलते हैं आपके नंबर्स ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ नंबर्स में चलते हैं। व्हाइट सीमेंट चलता है आपका किलोग्राम में। लाइम देखो, लाइम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, स्लैग लाइम मतलब वही सी एच, स्लैग लाइम होता है सी एच, ये होता है ना, स्लैग लाइम होता है सी ए ओ, ये तो होता है लाइम। ये पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है सी ई कैल्शियम ओ एच का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। तो ये एक्चुअली में ये होता है स्लैग लाइम, तो ये आपका क्विंटल में चलता है। ये सीधे सीधे अगर लाइन भी आएगा ना तो क्विंटल में चलता है, ये ध्यान रखना, ये नया है इंपॉर्टेंट। लकड़ी का काम किसमें चलता है, मीटर क्यूब में। उसके बाद रिइंफोर्समेंट स्टील तो तुम्हारा किलोग्राम या क्विंटल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्विंटल भी कह सकते हैं स्टील को। GI सीट चलती है किलोग्राम में, AC सीट चलती है मीटर स्क्वायर में। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। एज पर द IS कोड 13, देखो ये कोड है भैया आपके पास प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का। जैसे ये कोड देखते हो तो समझ जाना कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की बात हो रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं हो रही आवाज? आ रही भाई? नहीं आ रही? बंद तो नहीं किया मैंने, देखना चेक करना। आ रही है ना? चलो ये वाला कोड है भाई IS 1343 प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का। तो आपको पता होना चाहिए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में जो श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू जो लेते हैं हम 3 × 10⁻⁴ लेते हैं भाई स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, ये सब लिखा हुआ है देखो। प्री टेंशनिंग में आपका ये लिया जाता है 3 × 10⁻⁴। पोस्ट टेंशनिंग में याद रखिएगा 2 × 10⁻⁴ अपॉन लॉग बेस 10 T +2। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। आवाज नहीं आ रहा क्या? एक को नहीं सुनाई दे रहा, औरों को तो आ रही है। स्टीफन भाई साहब कौन है स्टीफन, तुमको क्यों नहीं आ रही आवाज? यहाँ आ रही है भाई आवाज, सबको आ रही है। एक बार रिफ्रेश करके आ जाओ। ऑन द हाईवे कार मूव एट द स्पीड ऑफ 120 km/h एंड ट्रक मूव्स एट द स्पीड ऑफ, कैलकुलेट द स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड निकालनी है दोस्तों, चलो निकालो जल्दी से। स्पेस मीन स्पीड, वेरी गुड दोस्तों, निकालो जल्दी से। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है? स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं वैसे तो, खैर आप निकालो पहले, निकालो भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा? तो इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज, ठीक है ना। अरे वाह सही है, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, कल धीरे धीरे करेंगे, ऐसे नहीं कि एक साथ ही पूरा झोंक लेंगे हम। धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा फ्लो में आने देते हैं 1-2 दिन, उसके बाद जो है ना मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाऊंगा आपके लिए, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क रह देता हूं मैं इस क्वेश्चन को ना, दिस इज द होमवर्क। इसका जवाब मुझे आप कर सकेंगे। टेलीग्राम वगैरह का लिंक दे दो भाई इन बच्चों को ना सर, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर PDF वगैरह भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। इसका आप जवाब कर लेंगे, फिर इसका जवाब घर मेरे को भेज सकते हैं, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है क्या कोई है? ओके चलो खैर, तो मैं इसका PDF वगैरह तुमको भेज लूंगा। साथ ही साथ एक्चुअली में इसको आप होमवर्क करके लिया ना। साथ ही साथ जितने भी बालक मेरे साथ जुड़े हैं सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों, आपके लिए भैया ऐसा समझो कि ये वाला जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो आपका ये शुरुआत था आज, अभी हम आगे क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी करेंगे हम, और भी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नॉर्थ इंडिया या इधर ईस्ट वाले वेस्ट वाले कहीं से भी किसी भी एग्जाम में आ रखे हैं JEE और AE में, उन सभी के क्वेश्चन PYQ करेंगे। आज भी सारे के सारे क्वेश्चन PYQ थे, अलग अलग एग्जाम होंगे। तो इनको करने से क्या होगा, एक तो मोटिवेशन भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का तैयारी ठीक ठाक है। और कहीं पर कुछ क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हैं तो मैं तो आपको समझाऊंगा डिटेल में, घबराओ मत आप।
और बीच बीच में क्या क्या मेरी पैटर्न है, क्या मतलब क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी है बीच बीच में, जैसे कल परसों नर्सों के बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी आपको बताते चलूंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। कोर्सेज के रिगार्डिंग की बात करूं मैं, या यूट्यूब के ही सेशन की बात करूं कि नया क्या करने वाले हैं ओरिएंटेशन हम आपके लिए, कि जो आपके लिए अच्छा हो, है ना। तो अब घबराओ मत आप, अभी बस मेरे साथ आपका काम क्या है कि केवल अब क्लास को कंटिन्यू करते चलें। आगे क्या ओरिएंटेशन मैं आपके लिए करने वाला हूं, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए उसके लिए मैं कंप्लीटली अपने टारगेट तैयार कर रहा हूं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, यूट्यूब के सेशन हो या मेरे हमारे एप्लीकेशन पर क्या करना है, कैसे करना है, कोर्सेज के रिगार्डिंग सारी कंप्लीटली जानकारी आपको धीरे धीरे देते रहूंगा। बस कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ बस। आप और काम मेरे पर छोड़ दो, आप कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, आपका काम इतना है, सारा काम मेरे पर छोड़ दो, आपका सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से निखर के आएगा। आप घबराओ मत आप, ठीक है ना, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलो जी, आज के लिए आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका इस टाइम पे नहीं भी देख पाते हैं, तो बाद में जरूर देखेगा, लेकिन देखना जरूरी है। एक तरफ अपना थ्योरी कंप्लीट करो, एक तरफ अपना ऑब्जेक्टिव को करो, कहाँ दिक्कत आएगी, बहुत ही अच्छे से आप सिविल इंजीनियरिंग को निखार के लाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।